ऐसा कहते हैं कि जैसे ही क्या है कि लाल किताब का फर्स्ट एडिशन प्रिंट होकर के घर में आता है, वैसे ही एक लाश घर से भाग जाती है सेम डे, उसी दिन उनकी ही जो संतान है उनमें से। यानी कि वो जो बुक है वो एक सेक्रीफाइस मांगती है, एक कुर्बानी मांगती है। तो इसीलिए क्या है, कई लोग इसको अभिशापित ग्रंथ भी कह देते हैं। वहां से फिर वो एक ब्लेसिंग देती हैं कि पृथ्वी के ऊपर ये जो वृंदावन है वहां पे मैं काली माँ कृष्ण के रूप में आएंगे और जो शिव जी हैं वो राधा के रूप में आएंगे, और जो दोनों का नृत्य है, ठीक है ना, जो रास लीला जिसको कहते हैं, वो सब लोग उसका आनंद लें। पूरे ईयर के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी। क्योंकि ऐसे ही मैंने पहले भी आपको कुछ बताया है कि इस तरह की सिचुएशन जब जब और बनी हुआ था वैसे ही। तो वो ऐसा हुआ है कि शिव को कैसे प्रसन्न करें, शिव के ये रूप है, तो इन रूपों के हिसाब से शिव की कौन कौन सी आराधना की जानी चाहिए। ऐसे नहीं है, ये ऐसी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं आपके सराउंडिंग। जब वो एक्टिव हो जाएगी तब आप संभाल नहीं पाएंगे उसको। तो ये जो लोगों के चक्कर में नहीं आए फालतू लोग, थोड़े से होते हैं ना, डेढ़ शाणे होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के वो पूछते आप बताओ आपको क्या दिखा रहा है। डॉक्टर को भी नहीं बोलेंगे जाकर के मेरा हाथ पकड़ के बताना मुझे क्या बीमारी है ना, सामने से पूछते हैं कि उसकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। श्रावण संहिता पे जी, ये भी आपको लगता है कि दिस इज ऑल्सो अ डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी कहाँ है, ये तो लोगों ने बिना मतलब कर रखा है उसको। रावण की जो इमेज है वो लोगों के मन में नेगेटिव है, असुरों के लिए तो स्पेशल। और उसमें साफ साफ विधि विधान बताया हुआ है, आप मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई मंत्र लेते हैं, जब उसको हम उच्चारित करते हैं, सिद्ध किया जाता है, तो बहुत सारे परहेज रखने पड़ते हैं, डोंट्स का फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें है कि साहब आप सात्विक आहार खाएं, सूरज से पहले पहले आप खा लेंगे, और ये इस मंत्र के लिए ये भोजन करें। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अयर शो। इतना सारा प्यार आपकी तरफ से मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, ये वही गेस्ट हैं जिन्होंने अप्रैल की प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली दी थी। इनकी कैलकुलेशंस काफी ज्यादा पसंद की गई थी और आप लोग ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया इनको। तो एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह सर को हम सबसे पहले स्वागत करेंगे उनका। सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, आपने पिछली बार जो अप्रैल का कैलकुलेशन बताया था और आपने बिल्कुल उसको समझाते हुए ये भी हमको बताया था कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, और जब आपने ये सारी चीजें बताई थी और उसी के आसपास ऐसी चीजें हुई भी, तो जैसे आप बोलते हो कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइंटिफिक अप्रोच पे होती है, ये सिर्फ हवा में कहने वाली बातें नहीं है, इसको कैलकुलेट करके ही हम चीजें को बताते हैं। तो सर, हमेशा ये हमने देखा है कि जब भी शनि ने राशि परिवर्तन किया है, हाँ कुछ ना कुछ ऐसा एक भूचाल या कुछ हलचल मची ही है। तो ऐसा क्यों है? और भी तो ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब शनि करते हैं तो इतना क्यों हो जाता है ये? जी, देखिए, वैसे भी शनि जो है थोड़ा ठंडा प्लैनेट है, और सोलर सिस्टम में सबसे दूर बैठा हुआ हाँ। है, और एक राशि के अंदर लगभग 2.5 साल शनि बिताता है। तो इनका जो पूरा जो चक्र है वो लगभग 30 साल से 32 साल के आसपास पूरा होता है, और सबसे ज्यादा टाइम यही लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी राशि में जाएंगे तो लॉन्ग इम्पैक्ट देंगे। चंद्रमा जैसा ग्रह है वो लगभग 2 से और 3 दिन के आसपास राशियां बदलता रहता है, काफी मूवेबल प्लैनेट है वो। तो आज इधर है कल उधर गया। अब कोई भी आप सोचिए, कोई गेस्ट आपके घर पे आए, एक तो आए और एक दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, चले, इट्स ओके, हैप्पी हैप्पी। हाँ। एक आए और आपके क्या है कि लैंडलॉर्ड ही बन के बैठ गए, 2 साल 2.5 साल तक कोई गेस्ट रहता है वाला नहीं। नहीं होता ना ऐसा। नहीं, तो इसलिए शनि का इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम होता है। शनि का सिस्टम भी ऐसा है कि वो आते तुरंत इम्पैक्ट नहीं करते, क्योंकि वो वैसे भी क्या है कि विरक्ति का कारक है, स्लो थोड़ा प्लैनेट है, तो वो धीरे 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 करके इम्पैक्ट देता है। जैसे नहीं होता, एक अजगर होता है, वो धीरे धीरे करके अपने जो भी उसका शिकार होता है उसको लपेटता है, फिर उसको करता है, फिर करके फिर वो अपने चंगुल में फंसा लेता है। हाँ। तो शनि का भी कुछ ऐसा ही, इसलिए शनि स्पेशली जब ये अपनी खुद की राशियों में आता है, जैसे मकर में और कुंभ की, ये दो खुद की राशि। तो जब ये मकर राशि में प्रवेश किया तब पेंडेमिक हुआ, कोविड हुआ। उसके बाद से लेकर के और अभी 29 मार्च को इन्होंने अपने घर छोड़ा है। मकर के बाद में कुंभ में रहे ये, उसके बाद में अभी ये मीन राशि में है। तो जब ये खुद की राशि में आते हैं जब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी मीन राशि में चल रहे हैं हाल फिलहाल, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि शनि का इम्पैक्ट क्यों इतना ज्यादा रहता है, क्योंकि वो बहुत आप ये देखिए इनकी महादशा भी काफी लंबी होती है।
वैसे सबसे लंबी महादशा शुक्र की होती है 20 साल की, उसके बाद में शनि का ही नंबर आता है, 19 साल की महादशा होती है, तो ऑलमोस्ट 19-20 साल बराबर थी। अब आपने कहा कि अप्रैल की जो प्रेडिक्शन रही वो ठीक रही, हाँ हाँ है ना? और अभी क्योंकि क्या है ना, मैं आपको सच बताऊं, ये एक दिन की घटना नहीं थी कि 29 ऑफ मार्च को शनि अपनी राशि बदल रहे हैं, और ये खूब चला कि मेष राशि वालों पे शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना, उनके लिए ऐसा वैसा कई सारे मीम्स भी मैंने देखे हैं इस तरह से। तो अब लेकिन क्या है कि क्या एक दिन की घटना थी? नहीं नहीं है। चक्कर उसका ये है कि राहु भी छोटा मोटा जगह नहीं घेरता है एक राशि के ऊपर, लगभग 1.5 साल के आसपास एक राशि पर रहता है राहु। अब शनि और राहु का कंजक्शन अभी 14 अप्रैल को हो जा, कंजक्शन का मतलब सेम डिग्री पे दोनों, है ना, 1 डिग्री और 49 मिनट के अराउंड वो 14 अप्रैल को 9:30 बजे के आसपास रहे। तो उसके बाद में फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि राहु जो है वो उल्टा चलता है, वक्री चलता है। बाकी जो है वो अपने हिसाब से मार्गी भी होते हैं और अतिचारी भी होते हैं, नॉर्मल भी रहते हैं, बाकी ये ऑलवेज उल्टे उल्टा ही चले, है ना। अभी अगर आप आकाश में देखेंगे इस समय पे, ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ऑलमोस्ट जुलाई तक, 28 जुलाई तक, इस महीने में 15 दिन काल सर्प जैसी अवस्था बनी हुई है। काल सर्प को अगर आप ना भी माने, तब भी यह है कि सारे प्लैनेट और राहु और केतु के बीच में फंसे हैं। अगर आप सांप का मुंह देखें, राहु और केतु को सांप समझ लें, और बाकी प्लैनेट को देखें तो सब उसके मुंह में है। ये 15 दिन रहता है। 15 दिन क्यों? वो मून की वजह से, चंद्रमा क्योंकि घूमता रहता है, तो 12 राशियों के अंदर वो घूमेगा पूरे एक महीने के, ठीक है ना। तो 15 दिन तो इनके बीच में रहेगा, और 15 दिन इनसे बाहर निकल जाएगा। तो अभी भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनका जन्म हो रहा है, तो उनके 50% चांसेस तो ऐसे हैं कि कालसर्प जैसी अवस्था के अंदर है। कोई कालसर्प ना भी माने तो इतना सब ज्योतिषी मानते हैं कि राहु केतु के एक्सेस में आने की वजह से कोई भी ग्रह जो होता है वो अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाता है, तो ठीक है ये ना। जुलाई तक रहेगा। और ये एक नहीं, 5-5 प्लैनेट रखे, तो ऐसे ही क्या ना, अप्रैल के मिड के अंदर, मतलब फिर 14 अप्रैल के अराउंड इस तरह से कंजक्शन बना था। हाँ लेकिन अब 13 अप्रैल को क्या है कि सूर्य जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे, उच्च राशि के अंदर। अब 18 मई को राहु और केतु का भी गोचर चेंज होगा। मतलब गोचर का मतलब होता है प्रेजेंट के अंदर कॉस्मोस में प्लेनेट की क्या पोजीशन है, उसको हम गोचर कहते हैं, ठीक है ना। आपका जो चार्ट बन गया वो तो आपका चार्ट, वो तो एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट है आपका, लेकिन उसको एनालिसिस करने के लिए आपकी महादशा के साथ में प्रेजेंट में वो प्लेनेट कहाँ चल रहे हैं उसको देखा जाता है, उसको गोचर कहते हैं। शायद इसीलिए सर जो स्टॉक मार्केट है या जो शेयर्स हैं या लोगों के बिजनेस है, कोई भी काम है, ये सब थोड़ा स्ट्रगल भरा हो। अगल बढ़ाए अभी देखिए ना, आपकी मार्च से लेकर के और जुलाई तक का जो पीरियड है, ये ऐसा ही है कि सबको कहीं ना कहीं हर्डल्स फेस करने ही पड़ रहा है। एफर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी का काम करने में मन नहीं लग रहा, किसी के फाइनेंशियल लॉसेस लॉसेस हो गए हैं, पर्सनल रिलेशन खराब हो गए हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है, पता नहीं क्यों आजकल आ रहे हैं कि रिलेशनशिप ब्रेकअप वगैरह काफी ज्यादा हो रहे हैं, और वो भी कुछ नहीं है, रीजन कुछ नहीं है, बस छोटी सी बात हुई, लड़ाई, उस तरह से। तो अब मैं ये कह रहा था आपको कि 18 मई को राहु केतु का भी कंजक्शन चेंज होगा, लेकिन अभी ये उल्टे चलता है, तो केतु महाराज जो है कन्या से सिंह में आएंगे, लियो साइन में आएंगे, और ऐसे ही जो राहु महाराज है वो मीन से, क्योंकि उल्टे चलता है, तो 11वें नंबर की राशि में यानी कि कुंभ राशि में आए। अब जब तक कोई भी प्लैनेट कुंभ को क्रॉस नहीं कर, सिंह को क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक ये कालसर्प बना रहेगा। अभी देखिए, मेष के बाद में फिर वो वृषभ में आएंगे, फिर मिथुन में आएंगे सूर्य, फिर कर्क में आएंगे, फिर सिंह में आएंगे, फिर उसको क्रॉस करके कन्या में आएंगे, तो ऑलमोस्ट 6 महीने लग जाएंगे। मंगल महाराज अभी कर्क में चल रहे हैं, नीच की राशि के अंदर, वो फिर जून के अंदर 7 जून को वो सिंह में जाएंगे, फिर वो 28 जुलाई को उसको क्रॉस करेंगे। तो मोटा मोटा ऐसा है कि 28 जुलाई को काल सर्प भंग होगा। इतना लंबे समय तक ये ऐसी चीज रहना बहुत बड़ा, मतलब पूरी दुनिया के लिए चैलेंज होता है एक तरीके से। तो जो मैंने एक आपने पुराने पॉडकास्ट में आपको कहा था कि अप्रैल, लोगों ने हो सकता है उसको उस तरह से प्रेडिक्ट कर लिया हो कि मैं पर्टिकुलर डेट पे ही कहना, वो उसी दिन कुछ ना कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी साल को आप लीजिए इसको, पूरे ईयर के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी। क्योंकि ऐसे ही मैंने पहले भी आपको कुछ बताया है कि इस तरह की सिचुएशन जब जब और नहीं हुआ था वैसे ही। हुआ, ऐसा हुआ है। आप, अगर आप अलाउ करें तो मैं ब्रीफली समझा दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ऐसी सिचुएशन जो है 2013 के अंदर बनी थी, ठीक है। तब हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर फ्लड आया था, काफी बड़ा
मतलब बहुत बहुत मात्र बड़ी blast हुई थी। है ना। और 2 में हुआ, हम्म, इससे पहले ऐसा ही तब गुजरात दंगे भी हुए, गुजरात रिवॉर्ड्स हुए, है ना। 1991 के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त भूचाल आया, पूरी दुनिया में आया। यूएसएसआर का विघटन हुआ, हमारे पास भी 14 दिन के इंपोर्ट के ही पैसे बचे थे, है ना। हमने मतलब डेवल्यूशन किया। और इमरजेंसी वगैरह। जी नहीं, इमरजेंसी नहीं लगी थी। और राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस साल। और उसके बाद में फिर एक नया दौर शुरू हुआ, है ना। यूएसए जो है उसका मतलब कंट्रोल दुनिया के ऊपर स्टार्ट हुआ, बाइपोलर से यूनिपोलर बना। और आज भी आप देखेंगे तो यूएसए की जो पॉलिसी चल रही है, जिससे वर्ल्ड वाइड मार्केट काफी प्रभावित हो रहा है। तो वो टैरिफ जो अभी इन दिनों चल रहे हैं, मार्केट काफी सारे क्राइसिस हो रहे हैं इधर से उधर, तो वो एक सुपीरियरिटी के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही क्या बांग्लादेश में 1991 में भी बहुत जबरदस्त फ्लड हुआ था, लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। तो सेम कंडीशन ऐसी बन रही है। तो पूरा जो साल है ना, ये पूरा साल ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ होगा। तो मैं इस पे पूरी तरह से निश्चित हूँ, भगवान न करे कुछ हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होना तय है, कुछ ना कुछ जबरदस्त होगा ऐसा जिसमें मास इरप्शन होगा। और सिर्फ ये अपने देश की ही बात नहीं, ये वर्ल्ड वाइड बात है। सर जैसे आप 28 जुलाई को कह रहे हैं कि ये जो काल सर्प दोष है ये भंग होगा, जी तो उसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा ब्राइटर इकोनॉमी में या हम अपना ब्राइटर साइड देख सकते हैं? हाँ, मैं ऐसा नहीं लोगों को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ। है ना। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा समझ के रहिए। ऐसा नहीं है कि स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा है जो शनि और राहु की महादशा, दशा, अंतरदशा उसे जूझ रहे हैं, या बहुत मेलेफिकली मतलब उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं ये दोनों प्लानेट, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है बेसिकली। और राहु जो है, राहु और बुध दोनों स्टॉक मार्केट को भी काफी रूल करता है। तो आप उस तरह से भी चीजों को समझ ओके। सकते अब सर क्योंकि यहाँ पे कुंडली की हम बात कर रहे हैं या स्टार ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को का जो मून साइन होता है उसके हिसाब से तो उनको राशि पता है, लेकिन उसके हिसाब से उनका नाम नहीं होता है, उनका नाम कुछ और होता है। तो अभी क्या इम्पैक्ट देगा? उनका नाम इम्पैक्ट देगा, उनकी राशि इम्पैक्ट देगी? हाँ, देखिए ऐसा है कि क्योंकि जनरली लोग सब कुंडलियाँ नहीं बनाते हैं, हाँ। गांव की जो भी है, आसपास की पंडित जी से पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो ठीक। वो जिस तिथि पे हुआ, स्थिति के हिसाब से नाम रख देते हैं। जैसे राजस्थान में तो बहुत नाम मिलते हैं ऐसे। एकादशी को हुआ तो 11 समूह उसको कहते हैं, तो 11सी लाल उसका नाम रख देते हैं। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। चतुर्थी को हुआ तो हाँ। चौथमल उसका नाम रख देते हैं। हाँ। पंचमी को हुआ तो पांचों नाम रख हाँ, देते हैं। नवमी को हुआ तो नव। नहीं, इस तरह ऐसे फिर कलर के हिसाब से लोगों को नाम रख दिया जाता है ना। तो लाल। मंगलवार को हुआ तो हनुमान बहुतों को नाम मिलेगा, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राहु की रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं, ये कर सकता है कोई भी आदमी, है ना। इसमें वो नहीं है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो जनरली भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। और लाल किताब में भी दी गई। लाल किताब में भी नहीं। तंत्र मंत्र के ऊपर ज्यादा अपन नहीं बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल राहु है, राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है और परेशान कर रहा है, ठीक है। आ, तो क्या करिए आप, सीसा जो होता है, सीसा राहु का मेटल माना गया है लाल किताब के अकॉर्डिंग। तो उसके जिस हाउस में बैठा है उतने भाग कर लीजिए। अगर 8th हाउस में है वहां परेशानी है तो उस शीशे के टुकड़े के 8 भाग कर लीजिए। 4th में प्रॉब्लम दे रहा है तो 4 भाग कर लीजिए, ठीक है ना। उसको आप बहते पानी के अंदर बहाइए। ये जो बहते पानी के अंदर बहने के जितने भी जो रेमेडीज हैं, हाँ, उपाय हैं, हाँ। टोटके तो नहीं कहेंगे, नुस्खे। टोटके वाला से वो खुद भी बचते हैं। हाँ। और ये जो है उपाय हैं, ये लाल किताब के ही हैं। और पानी में बहने वाले उपाय बहुत सारे हैं लाल किताब के अंदर, पर्टिकुलर प्लानट को लेकर के। और कैसे, अब जैसे मंगल है, मंगल किसी हाउस में खराब हो रखा है, तो लाल जो दाल आती है लाल कलर की, है ना। क्या कौन सी उड़द होती है, शायद कौन सी होती है, लाल वाली दाल। लाल वाली जो दाल हाँ। होती है, वो लाल दाल आप सिराने रख के सोइए। और सुबह उठ करके उसको जो सफाई कर्मचारी है तो उसको दे दीजिए, या फिर वही बहते पानी के अंदर आप उसको फ्लो कर दीजिए। ऐसे सर सरसों के साथ भी कहा जाता है कि ऐसे करना चाहिए। हाँ, तो मंगल ऐसे मंगल का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, और होता है, मैं उसमें मना नहीं करता, ठीक है ना। ऐसे ही मूली का उपयोग होता है, ठीक है ना, राहु के लिए, शनि के लिए। क्योंकि उसमें क्या है, लाल किताब का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक प्लानेट जो है वो दो प्लैनेट्स जो है उसके इम्पैक्ट से काम करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि जो सूर्य है, अगर सूर्य का ट्रीटमेंट करना है तो वो शुक्र के और गुरु का, शुक्र मतलब दो प्लैनेट का एक साथ में वो ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, अब जैसे शनि का करना है ठीक, तो कौन से 2 प्लैनेट होंगे? तो इसमें एक तो बुध है, अच्छा। ठीक है ना। जैसे वो मटके वाली जो बात कही है अपन ने शुरू के अंदर, 6th हाउस के अंदर अगर सैटर्न है, हाँ। तो वो मटका जो है वो बुध का है, क्योंकि 6th हाउस उसी का ही, ठीक है ना। फिर आपने तालाब नदी के पास में उसको गाड़ा, तो वो जो एलिमेंट है वो वीनस का है,
शुक्र का है, फिर आपने उसको ज़मीन में गाड़ दिया, तो वो जो है वो सही हो गया। कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो अगर आपको कोई प्लैनेट है वो अच्छा है लेकिन अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, तो स्पेशली जैसा सेकंड हाउस में किसी का मून हो, चंद्रमा है, तो आप क्या करिए, अपने जो माताजी हैं, उनसे थोड़े चावल लीजिए, पुराने चावल, और लेकर के अपने पास रखिए, उसको रखिए, है ना? ऐसे ही अगर गुरु का अगर आपको करना है ट्रीटमेंट, सेकंड हाउस में ये गुरु परेशान हो रहा है या आपको कर रहा है उसकी वजह से, तो आप बंदरों को गुड़ खिलाइए। ये एक ट्रिक। अब इसमें क्या है, सोशल सर्विस से क्या दिक्कत आ रही है? बंदरों को गुड़ खिलाओ, क्या दिक्कत आ रही है? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये सूर्य के लिए भी किया जाता है ट्रीटमेंट। या आप जो केला होता है, उस केला को मंदिर में दान कर दीजिए, गुरु के लिए ये बहुत बढ़िया रेमेडी, ये हम भी काम करते हैं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही अगर आप और भी चीजें पूछना चाहें तो केतु के लिए भी कई सारे रेमेडीज हैं। छठे घर में केतु वैसे अच्छा माना जाता है लाल किताब वालों के हिसाब से। आ, और उसके लिए अगर आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं, केतु के लिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप उसके लिए क्या कीजिए, कुछ तो लीजिए चांदी थोड़ी सी, ठीक है ना, स्क्वायर शेप में बैठी हुई, और उसको थोड़ा काला तिल वगैरह ले लीजिए, उसको घुमा के 7 बार अपने ऊपर से, और बहते पानी में फ्री कर दीजिए उसको। अच्छा, हाँ, मूली अपने पास में रख के सोइए, ठीक है ना। सुबह उसको या तो किसी को खिला दीजिए, या फिर उसको भी क्या है कि पानी के अंदर आप बहा सकते हैं। एक शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताऊं। हाँ, शुक्र क्या है कि ये भी लाल किताब के हिसाब ना से लाल बता- लाल किताब के हिसाब से बता रहा हूँ मैं सब। ठीक है। हाँ, शुक्र अगर आपको ठीक करना है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो शुक्र के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सफेद रंग की गाय होती है, ठीक है ना, उसको आप हरी जो ज्वार होती है, मतलब जो खेत में उगा हुआ ज्वार होता है, वो ज्वार आप उसको खिलाइए गाय को। तो देखिए, दो काम हो रहे, एक तो प्लेनेट ठीक हो रहा है, एक सोशल सर्विस हो रहा है, गौ सेवा हो रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी? हाँ, सही बात। तो इस तरह की ट्रीटमेंट करने में कोई नुकसान नहीं। अच्छा, एक चीज और, ऐसे ही क्या है कि अभी केतु की बात की थी हमने, मुझे याद आया, केतु के लिए आप काली गाय का यूज करते हैं, राहु के लिए भी सेम, ठीक है ना। साथ ही में अब शनि के बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें तेल वगैरह तो दिया ही जाता है दांत के अंदर। अब काला कंबल जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, काला कंबल लीजिए, जो तेल है उसका दान कीजिए। ये सब जो है आपके उस प्लानट को वास्तव में अच्छा करते हैं, ठीक है ना। अब आपने किसी को सर्दी का तो कंबल दे दिया गरीब आदमी को, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ। तो वो वैसे ब्लेसिंग दे देगा वो, हम्म। है ना। सर, ये भी सुना है मैंने कि राहु को ठीक करने के लिए आप सांड को भुट्टे खिलाओ, ये भी लाल किताब से आया है? नहीं, ये कहाँ से आया है सर? ये अपने मन से बनाया है किसी, अच्छा। ये लाल किताब मैंने तो नहीं पढ़ा, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 1173 पेज की बुक है वो, हम्म। ठीक है ना। हम्म। ठीक है, उर्दू मुझे भी नहीं आती, हम्म। ठीक है ना, हमने भी जितना पढ़ा है तो टीचर से सीखा है, हाँ, ट्रांसलेशन से ही। ट्रांसलेशन से सीखा, हाँ। उर्दू मुझे नहीं आती। पर ये जो है वो बन बन जाती है। अब क्या है कि रेमेडी को बताने का तरीका होता है, ठीक है ना। आपने 4 भुट्टे लिए, आप उसको घुमाए, और किसी सांड को आपने खिला दिया, मे भी हो सकता है कोई रेमेडी हो। अब भुट्टे सांड को खिलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सांड को खिलाइए, आप गाय को खिलाइए, बड़ी अच्छी बात है, पेट भर रही है जाकर। फिर उसके बाद में ये क्लेम करना कि इससे राहु थर थर कांपता है, अरे यार मजाक लगा रखी है आपने, मतलब ठीक है वो नोड प्लैनेट है जो भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट दिखता है साफ साफ हमारे को होरोस्कोप के अंदर। अब 4 भुट्टों में उसको कपवा रहे हो, मतलब इतना हल्के में ले रखा है आपने उसको, मजाक थोड़ी ना है। राहु तो बहुत इंस्टेंट लॉस और खराब कर देता है, जब वो अपनी पे आता है तो फिर कुछ नहीं बचता आदमी के पास। हम्म। तो ये कांपना और ये इतना इतना ज्यादा ना हाइपर मत बनाओ उस चीज को। ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, देखिए एक चीज मैं बीच में बोलता हूँ आपको, अ, एक अलग से ही कुछ बात बता देता हूँ मैं आपको, कि एस्ट्रोलॉजर का प्रोफेशन किस फील्ड वालों से ज्यादा कनेक्शन में है, लोगों को समझ में आ जाएगा कि अरे ऐसा है तो फिर ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजर जो, साइंटिस्ट। हाँ, एक एस्ट नहीं, डॉक्टर, अच्छा, डॉक्टर। डॉक्टर देखिए बहुत बहुत सिमिलर टाइप की समझ में आ जाएगी। डॉक्टर जो होते हैं, वो डॉक्टर के पास आप गए, हाँ। है ना, आपने कहा कि साहब ये समस्या हो रही है, हम्म। डॉक्टर ने उसका थोड़ा चेक किया नॉर्मली, वैसे क्या ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे आपने कहा कि साहब मेरा सर दुख रहा है, मेरे को थोड़ा जुकाम भी है, तो बोले खांसी भी हो रही है क्या, बोले हाँ हो रही है। अच्छा, कफ वाली हो रही है, कैसी हो रही है, ऐसे करके सिम्टम बता दिए। सिम्टम्स बता दिए। हम्म। फिर उसने उसके समझ में आ गई उनको, तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, दवाई लेके आए, आपने वो ली और आप ठीक हो गए, सिंपल। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। वो भी उस तरीके से दवाइयां देगा, मतलब वो रेमेडीज बताते हैं कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, मंगलवार को ये कीजिए, सोमवार को ये कीजिए, इस तरह के डूज एंड डोंट्स, हम्म। वो आप करिए,
उसके बाद के अंदर वो चीजें रिजल्ट देती हैं। हम्म सेम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फर्क ये है कि लोग थोड़े से होते हैं ना, डेढ़ शाणे होता है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के वो पूछते हैं, आप बताओ आपको क्या दिखा रहा है। डॉक्टर को कभी नहीं बोलेंगे जाकर के मेरा हाथ पकड़ के बताने में तो क्या बीमारी है ना। सामने से पूछते हैं कि उसकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ये थोड़ा चैलेंज रहता है एस्ट्रोलॉजर के पास, वो हम्म चार्ट को देख करके खुद बताए आगे से कि आपको ये समस्या है। अब देखिए कि सेम हो गई बात कि दवाई लेने से ही आदमी ठीक होगा। डॉक्टर को दिखाने से कोई ठीक हुआ आज तक नहीं, नहीं हुआ ना। दवाई तो लेनी पड़ेगी। डॉक्टर के पास में कभी आप खुशी खुशी मिलने गए हो? नहीं, आज चलो ठीक है, 1000 रुपए का अपॉइंटमेंट लेते हैं और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है बातचीत करके आते हैं आपसे, नहीं ना। नहीं। तकलीफ होती तभी जाता है। ऐसे ही क्या है कि एस्ट्रोलॉजर के पास भी तकलीफ होती तभी आप व्यक्ति आता है। जैसी बीमारी वैसा इलाज। छोटा मोटा जुकाम है तो पैरासीटामोल और वो दे दिए 2-4 दवाइयां, आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद में नहीं होता है तो फिर डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डायग्नोसिस के पूरे तरीके दे रखे हैं। डिविजनल चार्ट हम उसको बोलते हैं। 108 तरीके के डिविजनल चार्ट दिए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वो डायग्नोसिस ही है। पर्टिकुलर एक हाउस का प्रॉपर एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हो जाता है। मतलब जैसे 10th हाउस में प्रॉब्लम है तो 10th हाउस का D10 चार्ट बनेगा, पूरा चार्ट बनेगा। और उसको भी अगर अप्लाई करने वाला हो, बहुत अच्छा जानकार हो, तो उसमें दशाओं का भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। डायग्नोसिस करके प्रॉपर बीमारी समझ में आ जाती है कि ये प्रॉब्लम है। तो अब उस चीज को हाईलाइट करके, मतलब उसको देख करके वो बीमारी ठीक की जाती है। ये डायग्नोसिस करके किया जाता है। डॉक्टर में भी ऐसा ही किया जाता है। अब ये है कि डॉक्टर में भी क्या झोला छाप बहुत होता हम्म है ना। हम्म गांव का कंपाउंडर अपने आप को किसी हॉस्पिटल का एचओडी से कम नहीं समझता है ना। आप जाइए तो वो तुरंत कुछ ना कुछ भी बीमारी को इंजेक्शन ठूक देता है। गाँव में बहुत चलता है ये। बच्चा कीजिए, लीवर खराब होता है उससे, हम्म हाई डोज होता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे क्या है कि छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर भी क्या है कि मिल जाते हैं आपको। वो डॉक्टर नहीं है बेसिकली। डॉक्टर ही होते तो झोला छाप नहीं होते। या कई बार ऐसा होता है मेडिकल शॉप वाले भी अपना आपको बहुत बड़ा जीनियस समझता है ना। छोटी मोटी चीजें ना उसको पता है। हाँ, ठीक है। बता देते हो। बता देता है कि ये दवाई इसमें काम आती है, वो दवाई काम आती है। क्योंकि मेडिकल वाले फिर भी मैं थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेता हूँ। हाँ हाँ। क्योंकि चलो ठीक है यार, सुबह से शाम तक उसको पता है कि ये दवाई तब दी जाती है तब दी जाती है, एक्सपीरियंस से आदमी को आ जाता है। ठीक है ना। लेकिन इस तरह के जो चलते हैं ना, आपने कई देखे होंगे वीडियो पे, मतलब कैसे किया कि हमारा प्रैक्टिस है, कैसा प्रैक्टिस है। काफी एक वीडियो वायरल हुआ था, लंदन टॉप कर रहा है शायद, पता नहीं हाँ। था। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा है। 2 दिन का वेबिनार है, मैंने ज्वाइन कर लिया। अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझते हैं, दुनिया की इलाज करते हैं। वो जोला चाहते हैं। या फिर प्रॉपर उन्होंने टीचर से नहीं सीखा, टाइम नहीं दिया है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई भी विद्या है, मैं सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 साल लगते हैं व्यक्ति को डॉक्टरी को समझने के अंदर। तो उसके बाद में वो प्रैक्टिस करते हैं एमबीबीएस के बाद में। तब वो जा करके वो एक सीट पे बैठ पाते हैं कि इंडिविजुअली उसका हैंडल कर पाए। ज्योतिष में भी ऐसा ही है। 2 साल 3 साल आपको टेक्स्ट पढ़ने पड़ते हैं। कुंडलियों पे एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा, उसमें 20 30 40 कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे। कहाँ रिजल्ट आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। फिर जाके आप उसको उस फॉर्मूले के ऊपर विश्वास होता है, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। सही। तो प्रैक्टिस यहाँ पे काम आता है। आप जितनी ज्यादा चार्ट को देखेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आता उतना बेटर होगा। अब सर जैसे ये बहुत फेमस रेमेडी मैंने सुनी है कि ना काली चींटियों को आप आटा दीजिए या तो उसका क्या है सर? है। ये लाल किताब में बहुत फेमस रेमेडी है। इसमें शनि के लिए उपाय करना है तो शाम के टाइम पे काली चींटियों को दीजिए आप। केतु के लिए भी माना जाता है ऐसा। ये मैंने कहा ना, एक प्लैनेट से 2 प्लैनेट जुड़े हुए रहते हैं लाल किताब के अंदर। तो वो दोनों को बैलेंस करते हैं ऐसे, है ना। 2 प्लैनेट है आपस में झगड़ झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो उन दोनों के फ्रेंड को पकड़े, उसको डायटी को पकड़ा देते हैं कि इसकी पूजा कर। अब जैसे राहु शनि अगर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं तो नहीं, तो दोनों मित्र हैं तो झगड़ा करेंगे। कभी भी नहीं करेंगे। शनि और सूर्य अगर झगड़ा कर रहे हैं तो बुध को पकड़ा देता है कि बुध के जो बुध है उनकी आप पूजा। कि आप संभालो भाई। हाँ। 12th हाउस के अंदर राहु है तो उनकी जो देवी दुर्गा माता जो है वो राहु की देवी, मतलब जो डाइटी है वो ही मानी जाती है। वो दुर्गा की आराधना करने के लिए कहा जाता है। केतु के लिए गणेश जी को माना गया। केतु के लिए गणेश जी। ओके। केतु लाल किताब में अशुभ प्लैनेट की जैसे ट्रीट नहीं किया हुआ। अच्छा। बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट हाँ। है ना। वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन है केतु के ऊपर। तो ये छोटी मोटी रेमेडी है ये। हाँ। हाँ अब सर आ जाते हैं अपन रावण संहिता पे। जी। ये भी आपको लगता है कि दिस इज ऑल्सो अ डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी कहाँ है, ये तो लोगों ने बिना मतलब कर रखा है उसको। क्योंकि रावण को तो कहा जाता है कि वो ज्योतिष भी थे, तंत्र और मंत्र में भी मैं तो काफी कहूँ कि ऐसा कोई आप प्रोफेशन बता दो जो रावण नहीं था। हम्म क्या नहीं थे वो, सब कुछ थे वो। मतलब उनको नॉलेज थी सब चीजों की। हम्म वो मंत्रों के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे वो। मतलब हम्म वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ज्योतिष के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, हम्म। तंत्र मंत्र के थे, मैंने युद्धों को। सुना है कि ब्रह्मा जी के पोते थे रावण। हाँ और रावण की जो माँ थी उनका भी जो
मतलब एक तरीके से भगवान और जो राक्षस थे उन दोनों के गण से ही रावण का नाम हाँ, बना हाँ, है हाँ। ऐसे करके कुछ नहीं, वो ऐसा वो तो मैं नहीं मानता उसको कि मैंने भी सुना था कहीं पे कि ऐसा कि कि ब्रह्मा जी के पोते हैं नहीं, रावण भगवान का वन मिला दिया और राम और का राम नाम कर रहा ऐसे हाँ करके रावण बना, ऐसे कोई राम बनता है कुछ ऐसा नहीं। तो देखो रावण है वो, हाँ अड़ा है खाली, जो अड़े आता है, क्या क्या अड़े वाला, जैसे जैसे अड़े वाला अड़े, हम्म भगवन में न आता है, वो भी हलंत का आता है। हलंत समझते हैं, जिसमें स्वर गायब हो जाता है उसको हलंत कहता है। भगवन न के नीचे एक जो डंडा दिखाई देगा उसको हलंत कहते हैं, यानी ए का स्वर उसमें विलोप हो गया। अब आप है ना ऐसे रावण तो ऐसे बनेगा नहीं एक्चुअली, हम्म ठीक है ना, वो बिना मतलब का एक जोड़ा हुआ है, तुकबंदी है वो बिना मतलब की, हम्म ठीक है ना। अगर बनता है तो वो भगवान है ना, भगवान बोला उन्होंने, या भगवान इस तरह से कुछ बोला, तो वो नया बनेगा, अलग तुम्हारा रावण अलग शब्द है, हम्म वो दोनों ही अलग है। चलो उसको छोड़ो तो छोड़ो। अपन रावण संहिता के हाँ, बारे में बात रावण संहिता के बारे में आपको बताता हूँ मैं कि रावण संहिता जो है बेसिकली जो वाल्मीकि रामायण है, वहाँ पे एक संदर्भ शुरू होता है, तो वहीं से फिर वो स्टार्ट होती है, ठीक है जहाँ से वहां से बनाया हुआ हम्म है। रावण संहिता के अंदर बेसिकली लगभग 700 से ऊपर पेजेस, उसकी व्याख्या सही। अगर आप उसको श्लोक के अंदर हम कंसाइजली, क्योंकि सब चीजें हमारे पहले कोडेड फॉर्म में होती थी, मतलब समझ गए ना, संस्कृत के अंदर अलग अलग श्लोक के रूप में, तो वो थोड़ी छोटी हो जाती है। अगर आप उसको मार्केट वगैरह में देखते हैं तो काफी बड़ी बुक है, क्योंकि उसकी व्याख्या हिंदी के अंदर की हुई है। को बहुत सारी चीजें क्या लोगों ने जोड़ी हुई थी। रावण संहिता कौन सी ओरिजिनल है, इसमें बड़ी बेट है। हर बुक के ऊपर लिखा रहेगा प्राचीन रावण संहिता, असली रावण संहिता। तो एक्चुअलिटी का तो क्या है कि लेना देना, मतलब वो रिसर्च वाली बात है, ठीक है ना, लेकिन जो अवेलेबल है मार्केट में हम तो उसी को माने, क्योंकि कुछ एक चीजों को छोड़ के बाकी सब सिमिलरिटी सब में मिलती है। ठीक है अब रावण संहिता के अंदर बेसिकली 5 भाग है। हम्म पहला जो भाग है वो इंट्रोडक्शन रावण की पूरी लाइफ का है, हम्म ठीक है ना, रावण कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे कौन सी घटनाएं घटी, किन किन के साथ में युद्ध हुए, वगैरह वगैरह। सेकंड पार्ट के अंदर शिव स्तुति के बारे में बात की जाती है, क्योंकि शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हम्म तो शिव स्तुति के बारे में उसी उसी के अंदर ही जो शिव तांडव स्त्रोत है ना, और जो पंचाक्षर जो स्रोत है, हम्म शिव तांडव स्रोत आपने सुना होगा, हम्म वो रावण द्वारा निर्मित है, वो उसी में ही है। हम्म पंचाक्षर स्रोत भी उसी के अंदर दिया हुआ है। शिव स्तुति के नियम उसमें बताए कि शिव को कैसे प्रसन्न करें, शिव के ये रूप है, तो इन रूपों के हिसाब से शिव की कौन कौन सी आराधना की जानी चाहिए। थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है तंत्र और मंत्र का। हम्म यहां से लोगों को वो एक्साइटमेंट स्टार्ट होता है, रावण तंत्र मंत्र करता तो हम भी करके हम भी कर। चौथा जो पार्ट है वो है बेसिकली ऐसा है, कुछ तंत्र मंत्र का एप्लीकेशन किया गया है औषधियों के ऊपर, पादमों के ऊपर, तो बेसिकली वो आयुर्वेद का एक हिस्सा है, हम्म ठीक है ना। आज भी कई सारे जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं ना, कि आप मतलब बच्चा थोड़ा दिक्कत में आ रहा है, अगर उसको इन्फेक्ट हो गया तो लहसन वगैरह सूंघा देते हैं, उसको माला वगैरह बनाते हैं, कई सारी चीजें हैं हम्म दादी नानी की, वो रावण संहिता के अंदर दिए हुए हैं। हम्म फिफ्थ जो पार्ट है वो ज्योतिष का है। तो ज्योतिष के अंदर उसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, सबसे छोटा पार्ट ज्योतिष का ही, और बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका, कि ये प्लैनेट है, इसका ये ट्रेट है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, हम्म ठीक है। जो मोस्ट इंटरेस्टिंग जो चीज है उसके अंदर तस्कर है तंत्र है। हाँ अब मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा आपसे। हम्म जब आप उसको पढ़ते हैं ना, तब मैं डरा रहा हूँ, ये जो बात बात पे मंत्र देते रहते हैं ना लोग बात, और जो लेते हैं और जो बोल रहे हैं कान खोल के सुन लेना, बहुत बड़ी समस्या है। हम्म क्योंकि मंत्र लेना जो है वो आसान चीज नहीं है। मंत्र के लिए प्रॉपर गुरु दीक्षा का सिस्टम बताया हुआ है। अच्छा, गुरु भी किसको दीक्षा देगा, उसको कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए पहले, उसको उसमें आसक्ति होनी चाहिए, फिर उसके बाद में प्रॉपर विधान है, उसके बाद में फिर उस व्यक्ति के नाम के अकॉर्डिंगली मंत्र चला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे किसी का नाम है राम, फॉर एग्जाम्पल, हम्म राम में 4 स्वर आए, रे, आ, मैं, और मैं का स्वर ए, राम ऐसे बना। हम्म तो इसको जब एक पूरा चक्र बनाया हुआ है उसमें तंत्र का, ठीक है ना, हर एक स्वर के हिसाब से, शब्द के हिसाब से। तो जीरो, आ, जीरो आता है, फिर 2 आता है ना, फिर 5 है, फिर 1 है, इस तरह से टोटल मिलके सॉरी 0 2 5 2, हाँ हाँ 0 2 5 2, उसको सम कीजिए, 2 + 5 + 2 नाइन हो गया 9 हो गया। 9 में 8 का भाग दीजिए, रिमेनिंग बचा 1, ठीक है ना। इसको एक बार साइड में रख दीजिए, ठीक है, यानी कि 1 रिमेनिंग बचा। तो उसके लिए जो मंत्र बनेगा वो बनेगा ए मा, ठीक है। अब इसमें 2 स्वर है, ए और मै, एम नहीं है, ए और मै। अब ए और मै इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 और 4 आता है,
10 वो जो भी चार्ट बना हुआ है वो सब होता है ऐसा। 10 आया, 10 में फिर से 8 का भाग दीजिए, रिमेनिंग आया 2। तो नाम के अंदर रिमेनिंग था 1, हाँ उसके नाम के अकॉर्डिंग जो मंत्र है उसमें रिमेनिंग रहा 2। 2 दैट मीन्स ये जो मंत्र है ये व्यक्ति के लिए बेनिफिट है, इसका बेनिफिशियरी है। जो मंत्र है वो कुटुंब से रिलेट करता हुआ है। अगर ये बराबर है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे हो गया तो लॉस हो गया, और अगर शून्य हो गया तो गधा गया बेटा काम से। अब आप सोचिए इतना डीप एनालिसिस है कि आप कुछ भी मंत्र ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में फिर आते हैं वो हर एक सिद्धि के बारे में, उसमें मंत्र का सिस्टम बताया हुआ है रावण संहिता में कि ये जो जिस देवी की आराधना करनी, जब कंठ पिशाचनी, तो यक्षिणी, ये वो अरे एवरीथिंग सब हम्म, कुछ आपको मिलेगा उसके अंदर। और इवन नक्षत्रों के देवता, उनके देवताओं के क्या मंत्र हैं, वो पूरा डिटेलिंग उसमें दी हुई है कि ये हाँ बिल्कुल वो प्रॉपर तरीके से। अब एक चीज और मैं बताऊं आपको कमाल की बात, लोग बहुत रावण की जो इमेज है वो लोगों के मन में नेगेटिव है, असुरों के लिए तो स्पेशल। और उसमें साफ साफ विधि विधान बताया हुआ है, आप मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई मंत्र लेते हैं, जब उसको हम उच्चारित करते हैं, सिद्ध किया जाता है, तो बहुत सारे परहेज रखने पड़ते हैं, डोंट्स का फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें है कि साहब आप सात्विक आहार खाएंगे, सूरज से पहले पहले आप खा लेंगे, और ये इस मंत्र के लिए ये भोजन करेंगे, ठीक है। ब्रह्मचार्य का पालन करें, और मुंह से एक्चुअली मन वचन कर्म से किसी के लिए गलत सोचेंगे भी नहीं, इतना तक तप है उसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद के अंदर कोई हिंसा वगैरह तो है ही नहीं, शराब मांस का तो दूर दूर तक हिसाब नहीं। ये सब फॉलो करने के बाद ही फिर अनुष्ठान होते हैं, है ना। मंत्र का पूरा एक सिस्टम है, उसको अगर 1 लाख बार जाप कर लेता है वो एक अनुष्ठान पूरा होता है। फिर उस अनुष्ठान को पूरा करने के बाद के अंदर फिर आप क्या करोगे, फिर आप हवन करोगे, होम, तर्पण, अर्पण, फिर उसके बाद में भोजन, मतलब जो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए। फिर उसमें एक ऐसा भी रेफरेंस आया हुआ है कि अगर आप ये नहीं करते तो सिर्फ, क्योंकि उसमें ये बताया, जरूर बताया, जो प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि नाम जप की शक्ति, वो वहां से बिल्कुल रिलेट करता हुआ दिखाई देगा आपको। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में एक चीज और बताऊंगा जो रावण संहिता में कंफर्म होती है, वो थोड़ी देर में आप मुझे थोड़ा याद दिला देना अगर भूल जाऊँ तो। ठीक है। ठीक है ना। उसमें ऐसा है कि जो जप तप ये लिखा हुआ है, यानी कि जाप करने का जो तप है वो सबसे बड़ा है। हम्म, किसी, अगर आप हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उससे जप करने का जो फल मिलता है उससे कहीं गुना ज्यादा मिलता है। जप के भी मेथड, अगर आप उसको बोल के कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका अलग फल मिलेगा। लेकिन आप उसको मनस स्थिति में कर रहे हैं, मनस और बोलने के बीच में एक थोड़ी सी और होती है। अगर उसमें आप इतना बोल रहे हैं सिर्फ आपके कान तक सुनाई आ जाए, ठीक है ना, तो वो जब से 16 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और वो उसको आप बोलना बिल्कुल बंद कर दें, सिर्फ मन में आपके चलने लगे, तो वो 100 टाइम ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। फिर उसमें ये विधान बताया है उन्होंने कि अगर आप होम ना करो तो फिर आप जितना जप कर रहे हो उसका 10 गुना करो, तर्पण नहीं कर रहे तो फिर उसके पार्ट का 10 गुना करो। ऐसे करके पूरा नियम है, कहने का मतलब है ना। बहुत डिटेलिंग में करूंगा तो थोड़े लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर मंत्र सीधा सा इतना समझ में आ गया होगा, आसान चीज बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। यहीं पे मैं एक चीज बताता हूँ, जो शिव उपासना और जो चीज थी ना, मैं बीच में भूल गया, प्रेमानंद जी की वजह से मुझे याद आया। हाँ। आपने सुना होगा एक रील बहुत वायरल है प्रेमानंद जी के, कि जो कृष्ण है वो काली के अवतार है ना, और जो राधा है वो शिव के अवतार है। ये आपने देखा, हाँ हाँ। ये रावण संहिता में पार्ट है। उसमें क्या है, वो प्रदोष के बारे में एक कथन आता है, जिसमें माँ काली एक दरबार लगाती हैं, और उस दिन उनको आता है कि शिव जी का तांडव नृत्य प्रदर्शन करें, ठीक है साहब। तो उस दिन होता है, सब आते हैं, सब लोग आते हैं, सब देवी देवता आते हैं, नारद जी सब कुछ आते हैं, सब आते हैं। फिर शिव जी तांडव नृत्य करना प्रारंभ करते हैं, और वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो माँ जो काली है वो कहती हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ, और आप मुझे कोई वर मांगे मुझसे महादेव, ऐसे तो मैं मतलब कैसे अपनी खुशी को व्यक्त करूं। तो महादेव जी कहते हैं कि मैं, देवताओं ने तो देख लिया, लेकिन जो मनुष्य है वो इस चीज से थोड़ा नहीं देख पाए, मतलब है ना, उनकी एब्सेंट हो गई तो इसका मतलब लाभ नहीं ले पाए। तो ऐसा कुछ करो कि मनुष्य जो है वो भी इसका लाभ ले ले। तो फिर काली माँ थोड़ा वरदान देती है कि ठीक है, और उन्हें वे भी कहते हैं कि मैं तांडव से थोड़ा सा मेरा मन भर गया है, अब मैं रास करना चाहता हूँ, रस्य एक शब्द आता है उसमें, मैं रास करना चाहता हूँ। तो बोले चलो ठीक है। तो वहां से फिर वो एक ब्लेसिंग देती हैं कि पृथ्वी के ऊपर ये जो वृंदावन है वहां पे मैं काली माँ कृष्ण के रूप में आएंगे, और जो शिव जी हैं वो राधा के रूप में आए, और जो दोनों का नृत्य है, ठीक है ना, जो रास लीला जिसको कहते हैं, वो सब लोग उसका आनंद लें। वृंदावन के अंदर हम जानते हैं कृष्ण और राधा के जो नृत्य की जो लीलाएं होती हैं, सब लोग उसका आनंद लेते हैं।
यहीं से क्या है कि भगवान विष्णु यानी कि श्री कृष्ण को नटराज की जो उपाधि शिव से प्राप्त हो जाती है। तो वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं कि कृष्ण जो है ना वो माँ काली के ही अवतार है, अवतार है। और शिव जी जो है वो राधा के अवतार लेकिन काली जी का जो रूप है वो इतना रौद्र दिखता है हमें, और कृष्ण जी इतने सौम्य दिखते हैं। हैं। देखो वो तो ईश्वर है ना, हम वो अभी ऐसे काली के रूप में जन्म लेंगे तो इतने अच्छे अच्छे भजन थोड़ी नहीं गाए जाते कृष्ण जी के। ठीक है ना, और वो ऐसा है, वो जो रौद्र रूप है ना, माँ भगवती का ही रूप है। वो रौद्र रूप शत्रुओं के लिए, हम्म। है ना, सेवकों के लिए और भक्तों के लिए वो वो माँ की तरह ही दर्शन देती हैं। हाँ। आपको माँ कोई भी हो, किसी की भी हो, माँ कभी आपको खराब दिखेगी नहीं। नहीं, सिंपल सी बात ऐसा। तो सर जैसे भविष्य मालिका अब है, तो वो भी रावण संहिता का भी एक पार्ट है कि वो एकदम अलग है? जी, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो अब बात आती है कि ये मंत्र और ये जितने तंत्र की शक्तियां हैं, मैंने एक देखे हैं आजकल कुछ चल रहे हैं जो जो 10 सिद्धियां हैं माता की, उसको ऑनलाइन करवा रहे हैं। सर मत कीजिए, फंस जाओगे आप। हाँ, महाविद्याएं। महाविद्याएं, 10 महाविद्याएं जो है, ये ऐसा है कि आपने कर लिया, आप पे कोई मतलब दीन धनी दोरी नहीं है। वो इम्पैक्ट जब डालने लगेंगी ना, तो शुरू शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद में जब आप उसकी प्रॉपर उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे ठीक से, तब वो पूरी फैमिली खा जाती है वो चीज। कर्ण पिशाच ने जैसी चीज है, उसका एक पूरा भी मेथड बताया हुआ है ऐसे। तो फिर वो क्या है, पर डे ऐसा होता है कि वो 24 स्वर्ण मुद्राएं देती हैं और कान में आपके 100 प्रश्नों का जवाब देती है। ऐसा कुछ है। अब आप सब प्रश्न पूछना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, देन फिर क्या होगा, और आपके बाद में कौन संभालेगा उनको। हाँ, ठीक है ना। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको अपने आप से उतारा करना है तो किसी और तक पहुंचाना पड़ता है ऑब्वियसली उसको। बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको मंत्र सिद्धि करके करना क्या है भाई साहब। क्या ब्रह्मा जी बनना है आपको, नई दुनिया बनानी है, ऐसा क्या ही करना है आप। हम्म। है कि मैं इस देवता को सिद्ध कर लूं, उस मंत्र को सिद्ध कर लूं, क्या करना चाह रहे हो आप। अमर होना चाह रहे हो, वो तो कोई नहीं हो सकता। ऐसी क्या जल्दी लग रही है आपको, तो ये दुनियादारी के बहकावे में बताओ, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। अब लोगों के लिए ऐसा आता है कि फिर हम करें क्या। हम्म। ठीक है ना, तो कुछ जो परमिशन है वो श्रावण संहिता में भी दिया हुआ है ऐसा। और जनरली भी कई सारे रेफरेंसेस आपको पुराणों में, बुक्स में मिलेगा कि एक तो जो वैदिक मंत्र है हम्म। उसकी चैंटिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है। कोई स्त्री गुरु है, उसके अंदर ये जो नियम मैंने बताए थे, 2 5 और ये वाले भाग देने वाले, ये काम नहीं करेंगे। अब इजीली कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अब सुनिएगा आप, है ना, भगवान श्री कृष्ण का कोई सा भी मंत्र हम्म। कोई भी कर सकता है, कोई लोड ही नहीं। ठीक है। तो आप किसी, जैसे एक बहुत फेमस है कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेश, प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। ये आप चैंटिंग कीजिए। गायत्री मंत्र है, उसका भी एक मेथड है वैसे, पर जनरली यार इधर उधर तंत्र मंत्र करने से अच्छा गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको, वही ये बात आप ध्यान रखने पड़ेंगे आपको चीजों का। ठीक है ना। ये चालीसाएं जितनी भी होती है, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा ये चालीसा, सब वैदिक मंत्र के अंदर आता है? नहीं वैदिक मंत्र नहीं, ये मैं एक अलग पोर्शन बता रहा हूँ, इसको भी कोई भी कर सकता है, ठीक इसमें है। किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जितने भी स्त्रोत होते हैं, हम्म। ठीक है ना, जैसे चाहे वो शिव तांडव स्त्रोत ही क्यों ना हो, हम्म। है ना, या लक्ष्मी जी का कोई स्त्रोत हो, माता दुर्गा का हो, हनुमान जी का हो, रणमोचक मंगल स्त्रोत है जैसे, हाँ ऐसे कई सारी चीजें हैं। वो स्त्रोत जिसके भी आगे लिखा हुआ है वो आप कर सकते हो। ओके। स्तुति जो है वो स्तुति भी कर सकते हैं। स्तुति का मतलब जो भी भगवान है उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। आरती भी आती है उनमें? हाँ बिल्कुल, आरती वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई समस्या नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बीज मंत्र टाइप की चीजें होती है, ओम एम श्रीम क्लीम, है ना, पूरा बोलिए सर, लोग हाँ करने लगी रहे। हाँ नहीं, इस तरह की जो चीजें जहाँ पे जुड़ी हुई है वो ठहर जाइए वैसा, ऐसे नहीं है। हम्म। ये ऐसी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं आपके सराउंडिंग, जब वो एक्टिव हो जाएगी तब आप संभाल नहीं पाएंगे उसको। तो ये जो लोगों के चक्कर में नहीं आए फालतू, हाँ। ये 7 दिन में पैसा डबल, जो 15 दिन में पैसा डबल, क्या 21 दिन में, सॉरी 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है ना, वो स्कीम से दूर रहिए। ठीक है ना, नॉर्मल जो आप करते हैं वो करिए। ओम नमः शिवाय कितना प्यारा हाँ, लेकिन क्या वो बिना सिद्धि के किया जा सकता है? मंत्र है। मैंने सुना था कि वो भी नहीं करना चाहिए। षडाक्षर मंत्र है, उस षडाक्षर का पूरा एक स्रोत है बेसिकली उसका। हाँ, ओम के लिए क्या है, ऐसे बोलते हैं कि शंभू बोलिए आप, या ओम शंभू ऐसे बोलिए, ओम कोई नमः सुन, कोई दिक्कत नहीं, राम राम बोलिए, वैसे ही ओम नमः शिवाय, कृष्ण कृष्ण बोलिए। हाँ। है ना। और वैसे भी सब पहले भी हमने बात की होगी, बाकी सब मंत्रों के बाद में नमः आता है। हाँ, गोविंदाय नमः, गणपति नमः, विष्णु नमः, लेकिन इस मंत्र में नमः पहले आता पहले ओम है। नमः नमः शिवाय। नमः शिवाय यही पंचाक्षर है, हाँ। ओम नहीं है उसमें। ओम नहीं। नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है, ठीक। तो इजीली कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सर अब भविष्य मालिका के बारे में बात कर लेते हैं। क्या रावण संहिता और भविष्य मालिका एक ही है? नहीं नहीं। नहीं, अच्छा। बहुत डिफरेंस है। भविष्य मालिका जो है, एक्चुअली वो मालिका इसलिए है क्योंकि वो कई सारे जो ग्रंथ है
वो है उसमें मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बताऊं थोड़ा सा, अगर हाँ है ना। जो दशावतार है उसके बारे में वो विवरण देते हैं। ठीक है, विष्णु जी के दर्शन कृष्ण जी के दर्शन, ओके और हाँ उसमें जो दशावतार जो है वो बलराम उसमें काउंट हो रहे हैं। हाँ ठीक है ना। और उसमें कृष्ण जी काउंट नहीं कर रहे हैं। मैंने कई जगह देखा उसमें बलराम को काउंट कर रहे हैं, ठीक कृष्ण के रूप में मानते हैं। तो उसमें ऐसा मानते हैं कि पंच सखा का एक कॉन्सेप्ट है उसमें, कि जब जब ये चीजें आती हैं तब भगवान विष्णु जो ना है, भगवान नारायण जो है, उनके 5 सखा भी साथ में आते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम जी के साथ में नल नील, हनुमान जी, जामवन जी और सुग्रीव, आई थिंक ये 5 जने पंच सखा के रूप में रहे। ठीक है ना। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के साथ में रहे। उसमें अर्जुन नहीं है, लोग ऐसे समझेंगे। ठीक है ना। ऐसे पंचसखा के रूप में। तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, वो एक्चुअली 1600 जो ईस्वी है उसके आसपास लिखी हुई है वो। फिर बाद में जो उनके फॉलोवर्स हैं, बेसिकली क्या है ना, ये निम्बार्काचार्य जो संप्रदाय, आपने पीठ नाम सुना होगा, उसी के ही जो परंपरा की जो गुरु रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में उन्हीं से ही रिलेटेड है बेसिकली। और शायद प्रेमानंद जी महाराज भी वहीं से। ठीक है ना। ये अलग अलग संप्रदाय बट जाते हैं, एक अलग हिस्ट्री है। तो इसमें ऐसा है कि कलयुग के अंदर वो क्लेम कर रहे हैं कि 2032 के अंदर जो है वो कली जो है उनका जन्म होगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ उसमें प्रिंट के अंदर, अगर जो भी कोई बुक देखें आप तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ 2000। कली का सर अंत होगा या कल्कि का प्रारंभ होगा? कली का अगर अंत हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना कली का अंत वो मान रहे हो गया। अच्छा हो गया है। हाँ तभी तो धर्म युग शुरू हो गया, अगर कैसे बोल रहे थे हाँ जी जी। उसका बारे में बताता हूँ मैं क्या सीन है। तो 3 भागों के अंदर जो विष्णु के अवतार है वो 3 रूपों में आएंगे अलग अलग। तो एक तो वो कंसर्न करते हैं महात्मा बुद्ध को, वो हो चुका है। दूसरा वो निम्बार्काचार्य को बोलता है। ठीक है। थर्ड के अंदर अभी होना है, उसमें प्लेस भी दी हुई हो, अच्छा कहाँ पे होगा। हाँ तो सर हम जैसे बात कर रहे थे कि जो चंद्रमा होता है उसमें जो राशि होती है आपकी, वही आपकी राशि होती है। जी। लोग बोलते हैं कि अगर उस राशि से इसके हिसाब से अक्षर के हिसाब से नाम नहीं रखा गया, वो बहुत सारे लोगों का नाम अलग भी होता है, तो नाम अलग है अभी राशि अलग है, तो कैसे देखी जाएगी कुंडली फिर? हाँ, ये काफी लोगों को प्रॉब्लम है इस बात की, हाँ क्योंकि हर कोई आदमी जन्म कुंडली नहीं बनाता और उसके हिसाब से नाम नहीं रखे जाते। और सिर्फ नाम भी राशि के हिसाब से नहीं, उस राशि में नक्षत्र कौन सा पड़ रहा है एक्चुअली। एक राशि में अगर आप देखेंगे तो 4 अक्षर आते हैं, शब्द आ जाते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से आते हैं कि किस नक्षत्र का कौन सा चरण है, पर्टिकुलर चरण के हिसाब से वो नाम निकाला जाता है। तो इसमें भी एक बात बताऊँ, कई नाम तो ऐसे हैं जिसपे एक्चुअली नाम निकलता भी नहीं। सही बात तो ये भी है। जैसे अंग जो शब्द होता है, क ख ग घ अंग, तो अंग ऐसे कोई नाम ही नहीं आता। अंगद अंग अंग क ख ग घ आने खाली नहीं होता, अच्छा आने खाली। वो वाला अच्छा वो हाँ हाँ उस पे भी कई सारे नाम है, टै पे नाम है, ढू पे नाम है। अब क्या नाम रखेंगे किसी का। हाँ तो राजस्थान में तो क्या है कि आप देखेंगे तो कई लोगों के जैसे तिथियों के हिसाब से नाम सेट हो जाते हैं। कोई एकादशी को किसी का जन्म हुआ है तो उसका नाम ग्यारसी लाल हो जाता है। पंचमी को पैदा होता है पांचू हो गया, चतुर्थी को होता है चौथमल हो गया सना। ठीक है ना। वारों के हिसाब से लोग नाम रख देते हैं। मंगलवार को जो पैदा हुआ उसका नाम हनुमान रखा ही जाता है, हनुमान बजरंग, ये आप देखेंगे, आप हाँ मोस्टली आपको ऐसे नाम मिल जाएंगे। हाँ तो करेंगे कैसे पता कर, है ना। तो ठीक है, आपका जो मून साइन है, जिस भी राशि के अंदर चंद्रमा है वो आपकी राशि। ठीक है। उसमें कितनी डिग्री पे कितना चरण है वो एक थोड़ा टेक्निकल मैटर हो जाएगा, बट हाँ जनरली जैसे लय पे किसी का नाम आया है ना, मतलब मेष राशि है तो लय पे किसी का नाम निकला है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन उसका नाम जो है कुछ और रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कविता नाम रखा हुआ है। ठीक है। क से रख दिया कैसे उसका नाम रखते हैं, अब वो अपनी राशि कौन सी माने, है ना। कैसे कन्या राशि बनती है वैसे, और वैसे उसकी मेष राशि बनती है। तो एक्चुअल में जो आपका नाम, जो बोलता हुआ नाम होता है ना, बोलता हुआ नाम, जो आप जिस नाम से आपकी आइडेंटिटी लोग जानते हैं, आप उसी को ही राशि मानते हैं, ठीक वही इम्पैक्टफुल है। बाकी कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो फिर वो नहीं है, वो आपको तो क्या अजीब सा नाम बोले आपसे, आप क्या है, आदमी 40 साल का हो गया, आप उसको पता लग रहा है कि मेरी राशि ये है ना। तो उसका नहीं, जो नाम रखा हुआ है, जो नाम आपका समाज में प्रचलित है, आपकी राशि वही। सर जैसे वक्फ बोर्ड जो है इससे भी हम रिलेट करके देख रहे थे कि एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशंस भी हैं क्या वक्फ के, और एस्ट्रोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं या जो कनेक्शन है इनका कुछ बनता है? अभी रिसेंटली वक्फ बोर्ड एक्ट जो है वो पास किया है गवर्नमेंट ने, और मैं सपोर्ट करता हूँ उसका, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म पे रिफॉर्म की जा रही है। हाँ बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है ना।
अब बात ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्शन कैसे, तो थोड़ा सा मैं इसको नेगेटिवली बोल रहा हूँ, भगवान ने अगर ऐसा हो, कोई नहीं, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी ऐसा हो, बट क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जैसे अपन ने बात की, जो कंजक्शन जो बन रहे हैं ना, इस तरह के कंजक्शन 13 में बने, 2002 में बने, 1991 में बने, तो ऐसे कंजक्शन के टाइम पे हम देखते हैं इवेंट हुए थे क्या, तो 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर रिवॉर्ड, 2002 के अंदर हमने देखा गुजरात वाले और साबरमती एक्सप्रेस जो हुआ था, वो सीन बना था। अभी हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, भगवान न करे ऐसा हो, सब समुदाय शांति से रहे, प्रेम से रहे, बट एस्ट्रोलॉजिकली जो कनेक्शन कंजक्शन बना हुआ है वो इस तरह के इवेंट को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कोई समाज इससे प्रसन्न नहीं हो और कुछ गलत स्टेप उठा ली लोगों के बहकावे में आकर के, तो इस तरह की जो वैमनस्य है दो समुदाय के बीच के अंदर, वो झगड़ा जो है वो बढ़ जाए, तो इस चीज का भी थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लानिटिक कनेक्शन बन रहा है, ये इस तरह के इवेंट को सपोर्ट करता हो दिख रहा है। वॉयलेशन मतलब इस तरह की चीज आती है, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी के थ्रू, तब भी क्या है कि लोग मरते हैं तो मास इरप्शन होता है, हिंसा कहीं इस तरह से देखें आप कि नेचर वॉयलेंट हो जाती है, ठीक है ना, हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है, इस तरह से हो सकता है। तो ये वक्फ बोर्ड का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट से इस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि देखिए समुदाय के अंदर, दोनों समुदाय में हर तरह के लोग, शांति भी चाहने वाले हैं और उस तरह से भी, तो मैं तो यही आप लोगों से कहूंगा कि बहकावे में ना आए किसी लोगों से, और शांति से रहे, प्रेम से रहे, थोड़ा समय निकल जाएगा ये सुधार के लिए। हाँ, अब जैसे सर, क्योंकि वॉयलेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, शत्रुता और मित्रता की, ये चीज बहुत ज्यादा लोग जानना पसंद करते हैं कि भाई मेरी ये राशि है तो मेरे मित्र राशि कौन सी होगी, या किन के साथ नॉर्मली जनरली स्टडी देखी जाती है कि भाई इनके साथ हमारी अच्छी पटेगी, इनके साथ हमारी नहीं पटेगी। तो एक बार सर मेष राशि से शुरू कर दीजिए थोड़ा सा। चलो ठीक है। हाँ, देखिए राशियों की मित्रता जो है उसके स्वामियों से हम संबंध रखते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तो एक तो आप ये समझ लीजिए, जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका नाम है, उस अल्फाबेट से कोई भी दूसरा नाम है वो आपका है, सिंपल। अच्छा, जैसे आपका नाम रोशनी है, मेरा नाम रतन सिंह है, तो आर हाँ, आर वाला से झगड़ा भी नहीं होता मेरा ज्यादा। हाँ, ठीक है ना, ये तो देखा है मैंने। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। हाँ, मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है, काल पुरुष की पहली राशि है ये, और मंगल के पास में दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल के जो मित्र हैं वो इन राशियों के मित्र हैं, जो शत्रु हैं वो इन राशियों के शत्रु हैं, यानी कि सिंह, धनु और मीन, ये मित्र राशियां बनती हैं। कर्क भी मित्र राशि बनती है, और जो शत्रु राशि बनती है वो वृषभ, मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या, ये इनकी शत्रु राशि बनती है। अब वृषभ पे आ जाइए, दूसरे नंबर की जो राशि आती है वो वृषभ है, उसके जो स्वामी है वो शुक्र महाराज बनते हैं। वृषभ राशि की जो मित्र राशि है, एक तो वो तुला है, वृषभ खुद ही है, अपनी खुद की राशि को मत छोड़, ठीक है ना। मतलब खुद की राशि से जो मिलती सेम राशि अगर किसी और की है तो मित्रता ही मानी जाएगी। मित्रता ही मानी जाएगी। और मकर कुंभ ये भी आपकी फ्रेंड है, और मिथुन कन्या ये भी आपके फ्रेंड है, ठीक है, और कर्क भी आप उसको फ्रेंड के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो शुभ प्लैनेट है, ठीक है। शत्रु जो है आपके वो सिंह हैं, आपके मेष हैं, आपके धनु और मीन, ये शत्रु राशियां बनती है। अब बारी आती है हमारे पास में मिथुन राशि की, इसको स्वामी बुध महाराज बनते हैं। इसके जो मित्र हैं वो सिंह थोड़े मित्र बनते हैं इनके, क्योंकि वो पिता ही समान रूप में आते हैं, और वृषभ और तुला ये मित्र हैं, कर्क और मकर ये भी जो है वो मित्र हैं, रिमेनिंग जो रह गया वो इनके शत्रु, ठीक है। ठीक है। ये जो है हमने जो बात की है शुक्र के हिसाब से और बुध के हिसाब से, मंगल के हिसाब से बात की, तो इनकी राशियां दो दो राशियों के स्वामी बनते हैं। तो आप इस तरह से मानिएगा कि जो मेष वाले हैं वो वृश्चिक को भी काउंट कर लें इसी के अंदर, मेष और वृश्चिक वालों के लिए सेम है, वृषभ और तुला वालों के लिए सेम है ना, और कन्या और मिथुन वालों के लिए सेम। फिर आती है बारी चंद्रमा की, यानी कि चौथे नंबर की राशि की, कर्क की, जो उसके जो मित्र हैं वो सिंह है, धनु है, मीन है। अरे चंद्रमा के मित्र है सिंह, हाँ बिल्कुल, मतलब दूर है। अच्छा, दो, हाँ ठीक है। मित्र है, मित्र है। और जो शत्रु बनते हैं, अच्छा मेष और वृश्चिक भी इनके मित्र बनते हैं, अच्छा, ठीक है। शत्रु जो बनते हैं बेसिकली तो आपका मकर और जो कुंभ राशि है, ये एनिमी वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा जाती है, बाकी के साथ भी नॉर्मल नॉर्मल रिलेशन से रहते हैं। ज्यादा इनका अटैचमेंट जो रहता है वो थोड़ा तुला राशि वाले के साथ भी ज्यादा अच्छा रहता है इनका। चंद्रमा और शुक्र भी अगर युति किसी है कुंडली के अंदर तो वो शुभ ही मानी जाती है। इसके बाद में सिंह वाले आ जाते हैं,
जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि है, तो इनके लिए मेष और वृश्चिक। कुंभ और मकर से तो बिल्कुल नहीं बनती होगी, हाँ, मतलब ही नहीं है। शनि की राशि हो गई। तो हाँ, ये तो पिता पुत्र होने के बावजूद भी देखो ना, आप प्लानिटरी पोजीशन सबसे दूर बैठा हुआ है ना, सबसे दूर रहता है अपने पिता से, तो लेना देना चाहिए है इनका। तो अ, इसके अलावा धनु और मीन ये भी इनके मित्र हैं। मकर और कुंभ जैसे आपने बता ही दिया, ये इनके शत्रु हैं। और मिथुन और कन्या ये भी इनके फ्रेंड माने जाएंगे। चंद्रमा तो है ही है कर्क वाले। और शुक्र से भी इतनी इनकी अच्छी नहीं बनती। तो वृषभ और तुला वाले ये थोड़े से, स्पेशली वृषभ वाले, तुला वाले फिर भी थोड़े ठीक रहते हैं। क्योंकि पर ये ऐसा है कि मैंने ये देखा है कि इनके बीच में जो मित्रता रहती है वो लंबे समय तक नहीं रहती, बीच बीच में दिक्कत आती रहती है। अगर आप बन भी गए तो लॉन्ग रिलेशन वाली फ्रेंडशिप नहीं रहती। मतलब कहने का ये कि एम और आर के जो नाम वाले हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप होगी, दोनों मिलेंगे, बट लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं रहती। ये बिल्कुल होगा, क्योंकि तुला राशि शुक्र की है और सिंह राशि जो है वो सूर्य की है। एक बार आएंगे कनेक्शन में फिर, जैसे आराम। इसके बाद में फिर आपके पास में कन्या राशि आ जाती है, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली। तुला आ जाती है 7वें नंबर की, शुक्र की, वो भी अपन ने बात कर ली। वृश्चिक और मेष सेम सेम है। धनु और यहीं पे आप मीन ले लीजिए, गुरु की राशि, तो इनके लिए मित्र है सिंह, इनके लिए मित्र है कर्क, इनके लिए मित्र है मेष और वृश्चिक। शत्रु शुक्र की राशि हम इनके शत्रु हैं। तुला राशि, वृषभ राशि इनके शत्रु हैं। मतलब अच्छी खासी शत्रु है ना। और उसके बाद में बुद्ध से भी ठीक ठाक इनकी बन जाती है, ठीक है ना। तो बड़े जो है वो यहीं से ही देखा जाएगा। शुक्र से स्पेशली मैंने कई जगह देखा कि वो बनती नहीं, ठीक है ना। फिर शनिवार आ जाते हैं मकर और कुंभ के अंदर। तो इनके तो बुध महाराज के मित्र हैं, मतलब कि मिथुन और कन्या, तुला और वृषभ, ये इनके अच्छे मित्र हैं। बाकी को आप साइड लाइन कर दीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से मीन वापस आ जाएगी, तो मीन और अपन ने कुंभ को कर ही लिया। ओके, तो बहुत सारे जो ऑडियंस है वो अपनी राशि के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई उनकी किन के साथ दोस्ती है या दोस्ती नहीं है। हाँ, तो ऑडियंस डेफिनेटली इससे समझ सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है और आपके मित्र कौन सी राशियां हैं या शत्रु आपकी अपनी कौन सी राशियां हैं। काफी रिलेटेबल मुझे लगा। सर आप कुछ बोल रहे थे। जी। इसके लिए मैं एक चार्ट आपको दे दूंगा, तो आप उसको स्क्रीन पे लगा लेना, लोगों को अल्फाबेटिकली पता लग जाए कि ये राशि वाले ये। ठीक है, परफेक्ट। ऑलराइट सर, अब हम आ जाते हैं लाल किताब की बात पे। आजकल वर्कशॉप्स चल रही हैं लाल किताब की। और मैं सब तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो लाल किताब है, ये ब्राइटर साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है या डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है या इसका कुछ भी लेना देना तंत्र से है? क्योंकि इसकी जो रेमेडीज है और ये जो किताब का नाम है लाल किताब, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि ये भी एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है और अगर है तो डार्कर साइड पे है क्या? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि लाल किताब के बारे में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लाल किताब एक्चुअली लाल क्यों है, नीली क्यों नहीं है, क्या सफेद क्यों? तो एक चीज ये है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो बहुत टाइम से चली आ रही है, एंशियंट टाइम से चली आ रही है ना। ये जो है ये हमारे पास में इंडिपेंडेंस टाइम के अराउंड के आसपास चली थी। तो थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें इसकी, है ना। तो एक व्यक्ति हैं, रूपचंद जोशी जी नाम है उनका। वो 1898 के अराउंड उनका बर्थ हुआ था, जनवरी में, पंजाब के पास में कहीं पे। तो वो वैसे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक डिफेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर थे। वो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। नाम है उनका पंडित रूपचंद जोशी जी। तो उन्होंने क्या है कि बुक निकाली, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट एडिशन निकाला वो निकाला 1939 में। उसका नाम था लाल किताब की फरमान। और उसमें लगभग 283 पेजेस के अराउंड थे, ठीक है। फिर उन्होंने बैक टू बैक उसी बुक को अमेंड किया एक्चुअली, ठीक है ना। कई कई लोग कहते हैं कि 5 तरह की लाल किताब, 5 तरह की लाल किताब नहीं, लाल किताब एक ही है। फिर उसमें संशोधन किया, तो 40 के अंदर फिर दोबारा आई। इसका बुक का नाम था लाल किताब के अरमान। पहले था लाल किताब के फरमान, फिर आया लाल किताब के अरमान। फिर 41 में थर्ड एडिशन इसका निकला, उसका नाम था गुटका, ठीक है। फोर्थ एडिशन निकला तंबाकू। हाँ, उस नहीं नहीं, वो गुटखा है। ये अच्छा, गुटका है, गुटका नहीं होता है जो छोटा अच्छा, गुटका। गुटका। ओके, ओके। हाँ। तो फिर 1942 के अंदर फिर एक और बुक निकली इनकी, उसका नाम भी था लाल किताब की फरमान।
ठीक है ना। हम सीध ऐसे करके कुछ है इसका नाम। ये जो लिखी गई है सब उर्दू में लिखी है, उर्दू फारसी में लिखी है। ठीक है। एक और बात ये जो है वो क्योंकि हमने देखा होगा जो राइटिंग की दो बेसिकली दो फॉर्म होती हैं, एक गद्य और एक पद, यानी कि एक पैराग्राफ फॉर्म होती है और एक पोएट्रिक फॉर्म होती है छंदों के अंदर, और जिस तरह से कविताओं का जो फॉर्म होता है। तो ये जो बुक है वो पद्य में लिखी हुई है, यानी कि पोएट्री फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। कहावतों के हिसाब से, ताकि क्योंकि ऐसी चीज होती है ना, वो ईजी होती है याद करना। कबीर के दोहे आपको याद करना ईजी है, अगर वो गद्य में होते तो बहुत टाइम लग जाता है। करेक्ट। 42 के अंदर इसका फोर्थ एडिशन आता है। फिर लास्ट फिर वो थोड़े दिन रुकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं शायद उस समय क्या वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था बेसिकली, और हम देखेंगे 39 से लेकर के और 44 का जो टाइम है वो वर्ल्ड वॉर का 46 तक का। तो उसके बाद इन्होंने 10 साल का टाइम लिया। फिर 52 के अंदर इसका फाइनल एडिशन आता है। उसके अंदर 1173 1173 पेजेस हैं, बहुत बड़ी किताब हो जाती है। फिर बाद में उसमें एक इंडेक्स भी बनाया हुआ है। उसी में क्या है कि जो वर्षफल होता है, यानी कि वार्षिक कुंडली, इस साल कैसा रहेगा वैसा कैसा रहेगा, उसका इंडेक्स भी प्रॉपर बनाया हुआ उसके अंदर। तो वहां से वो फलित करते हैं। ठीक है। अब बारी आती है लाल क्यों है। तो लाल ऐसे है कि वो एक पेन था उनके पास में, पायलट पेन था आई थिंक, वो जो शाही वाले पेन चलते थे ना पहले, निक वाले। तो उसके अंदर वो रेड कलर की इंक यूज करते थे उस पेन में। और कहते हैं कि उस चीज से जो उन्होंने लिख दिया वो होके रहता था। वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे एक तरीके से। मतलब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की फांसियां तक माफ करवाई। ऐसा है कि उन्होंने लिख दिया कि फला आदमी की फांसी माफ की जाएगी, तो वो जज साहब फांसी माफ ही करेंगे। इतना इम्पैक्ट था उसका। 3940 के अराउंड उन्होंने रिवील भी किया था कि ये जो चीजें उनको पास में आ रही हैं, जो लिख रहे हैं, वो किसी दिव्य गुरु की वजह से आ रहे हैं। ये एक मान्यता है कि किसी कोई सुपीरियर कोई पावर थी, वहां से उनके पास में वो चीजें आई। क्योंकि बैक टू बैक इतनी सारी चीजें लिखना, और वो भी मतलब अनकट रूप के अंदर, फाइनली इन्होंने इतना सारा कुछ कर दिया। बट पर सैक्रिफाइस भी मांगते हैं हाँ, तब। तो इसी पे आ रहा हूँ। हाँ। तो उनकी 7 संतानें हुई, 2 जिंदा हैं अभी। ऐसा कहते हैं कि जैसे ही क्या है कि लाल किताब का फर्स्ट एडिशन प्रिंट होकर के घर में आता है, वैसे ही एक लाश घर से बाहर जाती है, सेम डे, उसी दिन उनकी ही जो संतानें हैं उनमें से। यानी कि वो जो बुक है वो एक सेक्रीफाइस मानती है, एक कुर्बानी मानती है। तो इसलिए क्या है, कई लोग इसको अभिशापित ग्रंथ भी कह देते हैं। ठीक है। अब बेसिकली इस बुक के अंदर है क्या, हम ये समझे, है ना। और प्रेजेंट के अंदर क्या हाल है इसके, कौन करता है, कैसे करता है। तो अब आप समझिए 1173 पेज की बुक 2 घंटे के वेबिनार में हो जाएगी, पहली बात तो आप ये समझिए। नहीं। नहीं होगी। मूल जो किताब है वो फारसी और उर्दू में लिखी हुई, बेसिकली आप उर्दू में लिखी हुई, आप ऐसे समझिए। तो जितने भी हमारे पास में अवेलेबल जो चीजें हैं वो सब ट्रांसलेटेड, अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से उसको ट्रांसलेट किया हो। क्योंकि अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये पोएट्रिक फॉर्म है। पोएट्रिक फॉर्म की व्याख्या हर आदमी अलग अलग तरीके से करता है। ठीक है ना। एक गजल को आप कैसे समझ सकते हैं, एक गजल को मैं कैसे समझ सकता हूँ, किसी कविता को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, मैं नेगेटिव ले सकता हूँ। तो जिसके जैसे समझ सबका में अलग दृष्टिकोण होगा। अलग अलग दृष्टिकोण, तो उसको वो ट्रांसलेट किया हुआ है, पहली बात तो ये। तो उसके अंदर फिर दूसरी बात ये है कि उसको एक्चुअल में, जितनी मेरी समझ है, उनकी डेथ हुई थी 1982 के अंदर। ठीक है। तब से वो कर रहे थे, और वो यही कहते थे कि मेरे कुछ है, वहां से मुझे ये सब विद्या आती है ना, और ये फलित होता है। तो एक बात आप समझिए कि अगर ये बात सच भी है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ऐसे पॉपुलर नहीं हो जाती। ठीक है ना। अगर वो किसी पेन से लिख दे रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है। ठीक है ना। और वो हो रहा है फलित। और आप उसे कंटेंट की बात करें, तो जन समाज के अंदर जितनी चीजें आज भी वैसे भी प्रचलित है, वो लाल किताब से निकल के आई। जैसे कि जैसे कि छोटे मोटे नजर उतारने के टोटके हैं। ठीक है ना। नींबू लिया, उसको इतनी बार मारा, फिर चौराहे पे गए, 4 बार काटा, 4 दिशाओं में फेंक दिया, उसके अंदर कुछ डाल डोल करके, है ना। और ये दूध वगैरह का जो सिस्टम होता है, रात को कुत्ते बिल्ली का आवाज मिलाना, बच्चा रो रहा है उसके साथ में ऐसा करना, तो वो गलत उसका प्रभाव है। और ये सिंदूर वगैरह के कई सारे जो आपने कुछ तंत्र मंत्र देखे होंगे। एक पहले हमने बात की थी तेज पत्ता, लौंग जाए, फिटकरी के इतने यूज है उसके अंदर। फिटकरी के तो बहुत ज्यादा यूज है सर। किसी के शनि खराब है तो फिटकरी से कुल्ला करो, इस तरह की सब चीज है उसके अंदर। तो अब बात ये है कि आप इतना तो समझ लीजिए कि लाल किताब जो है उसकी विद्या सामान्य नहीं। एक तो ट्रैक से बिल्कुल अलग है ना। एक ही चीज और है कि जो रावण संहिता है ना, वो भी यहाँ से कनेक्टेड है। अच्छा। तो जब रावण संहिता आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में लिखा है कि प्रेजेंट के अंदर जो लाल किताब के अंदर जो चीज समाहित है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है रावण संहिता से।
फिर रावण संहिता अब उस पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। हम्म, रावण संहिता के अंदर जो चैप्टर है 5 चैप्टर में है, वो 2 चैप्टर हैं जो पूरे तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। हम्म, तो वो जो है वो इधर इम्पैक्ट किए हुए हैं साफ साफ ऐसे हमें समझ में आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या इसको कोई भी कर सकता है? हम्म, ठीक है ना, इतनी पॉपुलर है तो देखिए क्या है कि बिना किसी प्रॉपर ऑथेंटिक गुरु के हम्म, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप मार्केट में जाएं, किताब खरीद लाएं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग लाल किताब को क्या है कि जोश जोश में ले आते हैं कि हम भी ज्योतिषी बनेंगे, क्योंकि उसका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है ना, आप 10th 12th भी पास है आप, तो उसको पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैंने ये देखे हैं, जो व्यक्ति लाल किताब को बिना सोचे समझे लेके आता है घर से, मार्केट से इन्फ्लुएंस होकर के, उसकी लाइफ में हर्डल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उस किताब का इम्पैक्ट इतना है। घर पे नहीं रखना चाहिए मतलब लाल मतलब किताब। बिना किसी गुरु के तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। लाइफ आप पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। लाल किताब कोई मजाक, उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आपको क्या है ना, उसमें कई सारे स्कॉलर्स ने बताया है कि उसके जो रेमेडीज है वो आपको इम्पैक्ट तो देते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होता है कि इम्पैक्ट अपना बंद कर देते हैं और फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस देने लग जाते हैं, अगर आपने बिना सोचे समझे किया है। तो अगर आप क्या लाल किताब को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर किसी अच्छे टीचर से उसके एजुकेशन लीजिए, है ना, उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स, क्योंकि उसमें शपथ ली जाती है बकायदा ऐसा भी उसमें है कि लाल किताब को टेस्ट पहले क्या हम इसके जो हम पूरा तो इस पे विश्वास करेंगे और जितने भी इसमें रेमेडीज दी हैं उसका सदुपयोग के लिए करेंगे, सब चीजें उसमें शपथ वगैरह का उल्लेख है। तो बिना इन तरह वो चीजों को किए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लिखी है उसकी 5 5 संतानें मर चुकी हैं, उसको मालूम है ऐसा हो रहा है, वो फिर भी लिख रहा है, दैट मीन्स उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है, वो ऐसे ही नहीं है ना, वो तो चलो अभी है नहीं। तो इस लेगेसी को संभाला उनके एक बेटे हुए, सोमदत्त मुंशी जोशी नाम है उनका, हम्म, वो कनाडा में रहते हैं। उन्होंने भी एक बुक लिखी है, उसका नाम कुछ इस तरह से ही है कि मतलब कुछ उर्दू का फारसी का नाम है, अ, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा हम्म, अभी। हम्म, तो उन्होंने ही इस लाल किताब पर बुक लिखी, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, लाल किताब करते हैं, ऑथेंटिकली करते हैं। और उनकी जो एक बेटी हुई, जो 7 में से 5 बचे, है ना, 5 तो डेथ हो गई। 2 बच्चे है हैं ना, ना तो बल्ला। हाँ, एक जो सोमदत्त जी हैं वो है, और एक उनकी जो बेटी है, उनके जो पुत्र हैं यानी कि उनके नाती हुए, हाँ। ठीक है ना, वो भी करते हैं। वो पंजाब में ही कहीं रहते हैं और शायद पुलिस के अंदर हैं वो, तो वो भी सिखाते हैं, और जितना मुझे ध्यान है वो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पीछे एक लगेज कुछ चीज है, वो ऐसी नहीं हो सकती। वो खुद उस लाल पेन को यूज नहीं करते आज तक, आप सोचिए उनके नाती, वो कहते हैं कि मेरी इतने सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसे लिख पाऊँ, और दुनिया लाल किताब को बेचने में लग रही है कि आप 4 घंटे में वेबिनार कर लो, 2 घंटे वेबिनार कर लो, मूर्ख बनाने की बात है, कोई लेना देना नहीं। छोटी मोटी जो रेमेडीज है वो आपको आसपास वैसे नहीं मिल जाएगी, ठीक है ना। कुछ रेमेडीज हैं जिसका हम भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जन सामान्य में प्रचलन में है, और ज्योतिष में भी वो काम में आती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो उसके और लोगों के लिए फायदा ही हो रहा। हाँ, क्योंकि जैसे नजर उतार। हाँ, अपन भी जो डिस्कस करते हैं, मैं भी जो बताता हूँ, वो बहुत थोड़ी सात्विक चीजें हैं, हम्म, सात्विक चीजें हैं, बाकी उसमें नहीं। क्योंकि सैटर्न के लिए और राहु के लिए तो उसमें ऐसा भी है कि आप मांस को दान कीजिए, शराब को दान कीजिए, ये भी एक रेमेडी है उसके अंदर, अच्छा लाल किताब के अंदर। लाल किताब के अंदर, हम्म, कि आप नॉनवेज को दान करो, बैगर्स वगैरह को, शराब जो उसको दान करो, वो एक रेमेडी है उसके अंदर, और कई लोग यूटिलाइज भी करते हैं उसको। पर जो सात्विक चीजें हैं वो जनरली उसको वो काम में आती हैं। हम्म, एक चीज और, उसका मेथड अलग है हम्म, लाल किताब का। क्या। उसमें ऐसा है कि जैसे आपका असेंडेंट क्या बनता है, आपका लग्न क्या है, मकर। मकर लग्न, यानी कि 10 नंबर आपकी कुंडली में लग्न पे लिखा हाँ। हुआ। और फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे एक प्लैनेट बोलूं मैं, आपका मून कहाँ बैठा, मून 9 जहाँ पे लिखा है। जो जहाँ पे 9 लिखा है, यानी कि धनु राशि के अंदर हाँ, आपका बैठा हुआ हाँ। है ना, यानी कि 12th हाउस के अंदर आपका मून बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब लाल किताब से आपकी कुंडली कैसे बनेगी, आपका असेंडेंट 1 नंबर पे लिखा है, मेष ही आपका असेंडेंट होगा, 1 से लेके 12 तक। ग्रह की पोजीशन बुक की वही रहेगी, यानी कि 12वें घर में चंद्रमा है तो 12वें में ही रहेगा, लेकिन वहां पे 9 की नहीं होगा, वहां 12 ही आएगा। आप समझ गए मेरी बात, हम्म, यानी कि मेष को ही असेंडेंट माना जाता है, काल पुरुष का जो लग्न है वही लग्न सेट है परफेक्ट, चाहे कोई सा भी लग्न हो आपका। ग्रहों की जो पोजीशन है, जिस हाउस के अंदर जैसे जो प्लैनेट बैठा हुआ है, वो उस हाउस में होगा, राशि से मतलब नहीं होगा। जैसे चौथे घर के अंदर सूर्य बैठा है तो चौथे घर में ही होगा, जब उनकी लाल किताब वाली कुंडली बनेगी, और वहां से फिर वो हाउस के हिसाब से प्रेडिक्शन दी जाती है उनको, ऐसा है। सर अभी भी जो लोग लाल किताब फॉलो करते हैं, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में तो चलो उनको बेनिफिट हो सकता है, जी, लेकिन ये बैकफायर भी कर सकता है। तो फिर भी अगर लोग उसकी रेमेडीज कर रहे हैं तो वो एक एक तरीके का रिस्क हो गया ना। हाँ, वो रिस्क हो गया। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि
देखिए जो मैंने कहा सात्विक जो चीजें हैं, क्योंकि मैं तंत्र मंत्र और इस तरह चीजों पे मैं ज्यादा भरोसा रखता नहीं हूँ। भरोसा मैं बहुत रखता हूँ एक्चुअली, लेकिन वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं। ठीक है ना, आपको आप लगता है सर तंत्र की विद्याओं से अगर कोई चीज सिद्ध की करनी चाहो आप जी, तो वो जल्दी हो जाती है कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी? हाँ 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 क्यों ऐसे स्पीड उसकी क्यों ज्यादा है सर? हाँ, उसका एक मेथड है ना, वो पूरा मतलब एक शॉर्टकट है पूरा। जैसे आप ये माने हो, जैसे कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें स्पीड बढ़ा देते हैं ना उसकी, हाँ। और उसका बिल्कुल चैनल ही वो है। हम्म। लेकिन क्या है कि तंत्र का तो सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। आप ऐसे समझिए कि आपको, सब आदमी जानते हैं जब बुखार होता है तो पैरासीटामोल लेते हैं, हम्म। ठीक है ना, और उसके साथ में अगर ज्यादा दिक्कत है तो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, एजिथ्रोमाइसिन। आज कोविड के बाद में सब लोग नाम जानते हैं उसका। अभी दो चार चीजें समझ के कि आप डॉक्टर बन गए, कि आप किसी की सर्जरी करने जाएंगे तो क्या हाल होगा उस आदमी का? नहीं है ना ऐसा। तो ऐसे कुछ भी उठा लेना, है ना, आप अपने आप को डॉक्टर समझे, एस्ट्रोलॉजी समझे, दो चार रेमेडी समझ के, तो वो ठीक नहीं है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ लाल किताब की, हाँ। जो वैसे की जा सकती है, ठीक है। ठीक है ना, वो क्योंकि जनरली भी वो यूज में आती है। जैसे मानिए कि सिक्स हाउस है, लाल किताब जो है वो हाउसेस पे डिपेंड। राशि तो मैंने बताया, सिक्स हाउस में उसकी छठे नंबर की राशि है एक, मैं इससे स्टार्ट किया गया, किसी का भी हो चाहे, तो बुध का घर हुआ। अब छठे घर के अंदर यदि बुध पीड़ित है या परेशान हो रहा है, तो उसके लिए एक उपाय उन्होंने बताया। क्या बताया कि आप एक मटका लीजिए, ठीक है, उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, और सरसों का तेल डाल के कोई नदी या कोई तालाब हो उसके पास में मिट्टी के अंदर उसको गाड़ दीजिए। तो सैटर्न जो है वो भी आपका फिक्स हो जाता है, और बुध भी ठीक हो जाए। फिक्स हो जाता है। यही रेमेडी सेम शनि के लिए भी की जाती है। अगर छठे भाव के अंदर शनि जो है वो अगर परेशान कर रहा है तो ये रेमेडी काम आए, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या है, सेवन्थ हाउस के अंदर अगर सूर्य है और वो परेशान कर रहा है, तो क्या कहें, जो गैस स्टोव होता है उस पे उसको दूध डाल के बुझा हुआ, दूध डाल के, वो फायर है तो वो सन के रूप में काम करेगा, और जो मिल्क है वो चंद्रमा के हिसाब से काम करेगा। तो वो दो प्लेसेस हैं, मुजफ्फरनगर का है तो यूपी के पास में, बिहार के पास में। फाइनली वो कंक्लूड करते हैं कि बिहार के आसपास ये जगह यहीं पे होगा, जन्म होगा पर्टिकुलर, ये जो ब्राह्मण परिवार है इसके अंदर। तो कल्कि का होगा जन्म भगवान विष्णु के अवतार कौन से हैं? कल्कि? हाँ, उन्हीं उन्हीं का। का अवतार ठीक है, होगा, ठीक है। ठीक है ना, ये हाँ। फाइनल अवतार होगा। फिर उसमें क्या है, वो 35 तरीके के पाप बताते हैं कि ये अगर पाप किए जाएंगे, ये पहचान है कि कैसे खत्म हुआ कल, ठीक है ना, तो ये पाप बढ़ेंगे। उसके अंदर बहुत सारे है, वर्तमान में एक्चुअली सारे ही हैं, हाँ। ठीक है ना, कि माता अच्छा, तो भविष्य मालिका में पूरे वो 32 पाप बताए गए हैं? हाँ, ये 35 अच्छा, 35। हाँ ओके। 35 पाप बताए हुए हैं। और पर्टिकुलर पाप से कितनी, क्योंकि मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ, कलयुग जो है उसकी एज वैसे 4,32,000 साल है, लेकिन इन इन पापों की वजह से इसकी आयु घट करके 4,27,000 हो गई। तो जो रिमेनिंग बचा है वो 5,000 बचा है। तो इसलिए क्या, कलयुग की जो आयु है वो छोटी हो गई है, एज पर भविष्य मालिका, ठीक है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है, उसमें भी ऐसा है कि 4,000 साल का कुछ पीरियड था, फिर उसके अंदर संधि काल जोड़े गए हैं, 400 साल का प्रारंभ होने का, 400 साल का अंत होने का। संधि काल मतलब कोई भी फेज जब स्टार्ट होता है, ठीक है ना, कोई युग जब समाप्त होता है, जैसे सतयुग हुआ, देन उसके बाद में त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग प्रारंभ हुआ, तो जो एक बीच में ट्रांजिशन जोन आता है ना, हाँ। वो 400 साल का है, खत्म होने का 400 साल का है। तो ऐसे 4,400 प्लस 400 4800 हो गए। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उनके गुरु ने उनको थोड़ा सा बताया कि आप थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करो, तो 5,000 साल के आसपास है। एज पर उनकी कैलकुलेशन 5,125 साल हो चुके हैं। दैट मीन्स धर्मयुग का जो वो बात कर रहे थे वो शुरू हो चुका है। वो इसी बेस के ऊपर कह रहे हैं, ये कोई जो भी कह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, आज तो अप्रैल की फलानी तारीख है, आज तो अप्रैल खत्म हो गया, ये हम तो जिंदा हैं, हम तो जिंदा है, कलयुग तो खत्म नहीं हुआ फिर। नहीं, उसमें ऐसा मृत्यु ऐसा कुछ भी नहीं कि वो होगा, उसमें प्रलय के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ क्या क्या वो थोड़ा प्रिडिक्ट करते हैं। तो 35 तरह के पाप हमने बताए, और उसमें क्या है कि ये जो पूरी 4,27,000 साल घटे हैं, वो इन 35 पापों का हर एक का एक पैरामीटर है। कि जैसे अगर क्या, माता पिता को अगर आपने सेवा नहीं की, उनको आश्रम वगैरह में तो 10,000 साल कम हो गए, ठीक है ना। और आपने उसमें कई सारी चीजें हैं कि मतलब अपनी बहन के साथ में अगर आपने इस तरह से गलत काम किया, बेटी के साथ किया, है ना, माता के साथ में किया, बोलते बहुत गंदा लग रहा है, तो इस तरह के पाप बताए हुए हैं, वो हमें अखबारों के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। भ्रूण हत्या उसमें दिया गया हुआ है कि भ्रूण हत्या करना, बेटी की हत्या करना, ये इस तरह के पाप हैं। लड़का लड़के की शादी होना, लड़की लड़की की शादी होना, वो LGBTQ ह्यूमैनिटेरियन वे से एक्सेप्टेड है आज के टाइम पे, उनका भी अपना एक राइट्स है, बट वो उसमें मेंशन है, मैं ये बता रहा हूँ, है ना। और जो पुरुष है वो खुद प्रेग्नेंट होंगे और
बच्चे पैदा करेंगे, ये भी उसमें एक बताया हुआ है। ऐसे बहुत सारे जो आज के जो टर्म्स के अंदर है ना, मतलब जमीन हड़प लेना, है ना, और सब भाई भाई का एक साथ नहीं रहना, और जो कुटुंब, जो फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली आजकल हो गई, ठीक है ना, वो कम्युनिटी के साथ में नहीं रहना। अब और माता पिता की तो आप पूछो ही मत आप, मतलब उनकी तो बहुत ज्यादा अपना आपने ये जैसे कर रखी है आज के जमाने में, ये सब ट्रेड्स जो है वो दिखाई देते हैं। इवन ये भी कहते हैं जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे, वो ये तक कहते हैं उसमें, कि वो भी क्या है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, लोग शराब पी करके मांस खा के मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहाँ के जो पुजारी हैं वो भी इन चीजों का सेवन करेंगे। ये 35 तरीके के इस तरह के नंबर दिए हुए हैं, और सबका एक एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ, मतलब आप समझे ना, पर्टिकुलर चीज को एक पॉइंट दे दिया, इस पाप का इतना साल कम होगा, इस पाप का इतना साल कम होगा, फिर वो कैलकुलेट किया जाता है, तो वो 4,27,000 साल आता है। ऐसे करके माइनस करिए, 5,000 साल बचे, और फिर वो 2032 की कैलकुलेशन उनकी बैठ रही है। इसके भी जो प्रूफ क्या देते हैं, प्रूफ ये देते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया पे वैसे तो काफी वायरल है, बट जैसे जगन्नाथ मंदिर के जो स्तंभ है उस पर एक पत्थर गिरता है कहीं से बहुत भारी सा, वो हो चुका, उसमें लिखा हुआ भाई गिरेगा, वो कहाँ से आया कैसे आया किसी को नहीं पता अभी तक, वो गिरा कहाँ से। वो तो ऐसा भी क्लेम किया हुआ है कि वैज्ञानिकों को नहीं पता कि ये कैसे घटित हुआ, कहाँ से पत्थर आया कैसे गिरा। मंदिर के ऊपर जो है वो गिद्ध का बैठ जाना, बाज का बैठ जाना, चील का मतलब, ठीक है ना, ध्वजा में आग लग जाना, ठीक है ना, ये इस तरह की चीजें हैं जो बताई हुई हैं कि ये सिम्टम्स हैं और ये हो चुके। इसमें काफी सारे तो 93 90s के अराउंड ही हो चुके थे, है ना, और अभी हमने डिस्कस किया कि 90s के अंदर कंट्री के ऊपर कितना भयंकर तरीके से प्रेशर आया था। और फिर वो क्या कहते हैं कि एस्टर, वो कहते हैं कि भगवान जो कल्कि हैं, वो कल्कि धूमकेतु की भांति, ये वर्ड बार बार आता है, धूमकेतु मतलब एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु की बात है, उनका कोई अस्त्र है, वो उस वेश के अंदर आएंगे और उस पर्टिकुलर उस सवारी के ऊपर आएंगे और फिर वो कलयुग का अंत करें। हाँ, सफेद घोड़े पे। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, सफेद घोड़ा तो नहीं है उसमें, पर अच्छा। कुछ हाँ सफेद घोड़ा तो नहीं है, पर उस उसकी जो खड़ग है वो बहुत विशाल होगी, धूमकेतु के समान तेजी से होंगे, प्रताप होंगे। तो मुझे है ना वो जो डिकोड थोड़ा सा मैंने करने की कोशिश की, तो वो एक्चुअली उस भविष्यवाणी का ऐसा लगता है कि कोई कॉस्मिक तरीके से कोई इन्फ्लुएंस होगा किसी का। और हम पहले भी देखते हैं जितने भी आईसीज आई हैं, जो प्रलय जो आई है, वो कहीं ना कहीं एस्टेरॉइड से ही रिलेटेड है। डायनासोर का जैसा अंत हुआ था एस्टेरॉइड्स के टकराने से हुआ था, तो उसमें धूमकेतु के समान इस तरह से उसमें वर्ड आया हुआ है, धूमकेतु के समान जो है भगवान जो कल की है वो इस तरह से आएंगे और इससे नाश करेंगे। अब ये है सब भविष्य मालिका मालिका की बात। और हम जो भी थोड़ी देर पहले प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो अपन ने बात की थी कि इस साल ऐसे ऐसे कंडीशन बन रहे हैं, और इस साल मुझे मैंने नेचुरल कैलेमिटी और इस चीज रियॉर्ड्स या कोई भी मास इरेप्शन की घटना घटित होती है, तो कहीं ना कहीं रिलेट करता है वहां से। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ऐसी लगेंगी कि यार ये सब मतलब ऐसे है कि थोड़ा हाइपोथेटिकल ज्यादा है। इतना भी ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर का ही माहौल है, हम भी इतने डर की ही बात किए जा रहे हैं, तो इतना डरने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। क्योंकि भगवान का जन्म जब पृथ्वी पे होगा तो किसी से छुपा नहीं रहेगा, देखिए, किसी से छुपा थोड़ी ना है, सबको पता लगे। तो और उसमें एक चीज और है कि जब होगा तो उन्होंने एक चीज मैं थोड़ा क्रिटिसाइज करूंगा उस चीज को, अ, गलत मत समझिएगा, मैं भगवान की सबकी श्रद्धा करता हूँ क्योंकि मेरा पेशा ही ऐसा है, मैं तो बिल्कुल वहां से हट ही नहीं सकता। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 3 बैक टू बैक बड़े बड़े भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, और वो 16 से 18 रिएक्टर स्केल के होंगे। कब सर? जब ये इस तरह का जब अंत होना शुरू होगा, जब वो अवतार लेंगे। अच्छा, बैक टू बैक। हाँ, 3 बड़े बड़े अर्थक्वेक आएंगे, कौन सी पे, 16 से 18 रिएक्टर स्केल होती है, उस रिक्टर स्केल के ऊपर वो अर्थक्वेक इतने पूरी मैग्नीट्यूड जाएंगे, मतलब उसकी स्केल होता है। टेमर्स जो होते हैं शेप। हाँ, सो मैग्नीट्यूड को मापने का स्केल होता है, हाँ। ठीक है ना। और एक्चुअली होता भी ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अभी जो अर्थक्वेक आया वो कितने का था, 6 पॉइंट समथिंग का आया था। तो जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड पे आया है और कहीं पे 6 मैग्नीट्यूड का आया है, तो एक्चुअली रिक्टर रिक्टर स्केल इस तरह से मेजर करता है उसको कि जो 6 है ना वो 5 से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, ये स्केल ऐसे ही बढ़ता है आगे। और उसकी जो एनर्जी है वो लगभग 32 गुना ज्यादा खतरनाक होती, 31 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है उसमें। तो रिक्टर स्केल बोल रहे हैं वो 16 से 18, रिक्टर स्केल का मेजरमेंट ही 1 से 10। तो ये 18 कैसे आया सर? तो थोड़ा सोचने वाली बात है, हालांकि थेरेटिकली रिक्टर स्केल का अपर लिमिट कुछ नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, पर वो जो स्केल मापता है 10 तक,
सोचने वाली बात है, कई इसलिए मतलब कई सारी चीजें हाइपोथेटिकल लगती हैं। हाँ, पर वो बाढ़ जैसी आना, समुद्र स्तर ऊंचा हो जाना, ये नेचुरल कैलामिटी की चीजें दिखाती है, क्योंकि बिना किसी एक्सटर्नल पावर के ये सब चीजें नहीं हो सकती एक साथ। हाँ, अगर मान लो अर्थ में भूकंप भी आते हैं, अर्थक्वेक भी आते हैं, इतने खतरनाक आते हैं, तो हम सब जानते हैं कि लैंड स्लाइडिंग और ये सबसे इतने सारे नहीं आ हाँ, सकते। टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह बहुत मैसिव तरीके से हिट करते बहुत जबरदस्त तरीके से हिट करे तभी ये होगा। हाँ, करेक्ट। और को हिट करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। फोर्स जहाँ तक है एक्सटर्नली, वो एस्ट्रोनॉइड वाला जो लिखा हुआ है ना श्लोक के अंदर, वो मुझे वहां पे क्लिक करता है। मे बी ऐसा हो सकता है, ये भविष्य मालिका है। हाँ। अब बताइए। सर हम जब बात कर रहे थे तो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग आपने बोली कि हर चीज इवॉल्व हुई है ना? लेकिन जितना इंसान का इवोल्यूशन हुआ है वो किसी और चीज में नहीं देखा गया। तो इतना तो हम जो इंसान है वो इतनी बड़ी-बड़ी अब तो हम नेचर को ही कंट्रोल करने पे आ गए और कितनी सारे ट्राई तो कर ही रहे हैं, बहुत बहुत समय ट्राई। बहुत सारी चीज़ों में। तो अब जैसे हम बोल रहे थे कि इतना विशाल है हाथी, कितना ताकतवर है, वो सर्कस में हम देखते हैं। शेर, चीता ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो ही गए हैं। तो जब इंसान की बारी आती है तो इंसान इतना दिमाग वाइज़ इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, तो सिर्फ़ इंसान ही क्यों उतना इवॉल्व हुआ? हाँ हाथी इवॉल्व होके कुछ और कैसे नहीं बन जी गया? बिल्कुल। देखिए क्या है ना, ये मूल प्रश्न जो है मैं भी बहुत लोगों से पूछता हूँ हुँ, कि अब चाहे उसको थ्योरी कह लो, चाहे कुछ भी कह, हुँ, ठीक है ना? बट सबको सोचना चाहिए बात कि क्या वजह है, हुँ, कितनी दुनिया मतलब इस अर्थ के ऊपर इतनी स्पीशीज हुँ, सरफेस पे इतनी सारी हैं, और वाटर में जो है उसको तो शायद हमने 10% भी अब तक एक्सप्लोर नहीं किया, हुँ, ठीक है ना? तो वाटर के अंदर तो बहुत सारी स्पीशीज बची हुई हुँ, है। उन इतने सारी लाखों करोड़ों स्पीशीज से एक ह्यूमन है जो इतना डेवलप हुआ है। कैसे? एक यही क्यों? अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लोग पढ़ाने लगेंगे अब, डार्विन की ये, ठीक है ना? उसके भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट ह्यूमन ही क्यों? हुँ, वाई? और तो कोई नहीं है। अच्छा एक चीज और, जहां से ये हमारी स्पीसीज डेवलप हुई, ठीक है ना, होमोसेपियंस, हुँ, हम जो कहलाते हैं आज की सिस्टम में, जो होमोसेपियंस कहलाते हैं आज की एंथ्रोपोलॉजी के लैंग्वेज के अंदर। इससे पहले चिंपांजी, गोरिल्ला, ये जो हुँ, हमारी हुँ, जो दूसरी स्पीसीज थी, वो आज भी वहीं की वहीं, वो भी बची हुई है, वो पूरी तरह से इवॉल्व नहीं है। ये हम बंदर से जैसे जोड़ के देखते हैं, बंदर नहीं है बेसिकली, बंदर एक स्पीशीज का एक पार्ट है। हम तो स्पीशीज की बात, वो जो मंकी स्पीशीज है उसमें से हम इतने इवॉल्व हैं, बाकी क्यों नहीं हो पाए भाई साहब? आपको नहीं लगता है कि ये सब कुछ प्लान है? बिना प्लानिंग के आप अपनी लाइफ का एक महीना भी ठीक से नहीं काम कर सकते, है ना? फॉर एग्जाम्पल किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को शादी करनी है, नौकरी करनी है, किसी से कुछ भी, है ना? कुछ ट्रैवल भी अगर प्लानिंग करनी है आपको, 7 दिन में अगर आपने पैकेज लिया है तो आपको सब कुछ प्लान करना पड़ता है कि इतने दिन में यहाँ करना है, सुबह यहाँ पे, शाम को यहाँ पे। पूरी ह्यूमन स्पीसीज की इतनी डेवलपमेंट बिना प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो सकता है ऐसा, है ना? हुँ, और हम इतना डेवलप हैं कि हमने मतलब शेर जैसे बड़े बड़े जानवर को सर्कस में नचा लेते हैं, है ना? उसको पिंजरे में बंद कर लेते हैं, हाथी से डांस करवा लेते हैं, बारात के अंदर उसके ऊपर बैठ के नाचते हैं। हुँ, कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसको हमने कंट्रोल नहीं किया हुआ, या ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने की। नेचर को हमने कंट्रोल कर रखा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के? हुँ, मुझे नहीं लगता। और ये सबको सोचना चाहिए। तो जैसे एलियन थ्योरी जो बात आती है ना, ये बहुत सिंपल है। एलियन तो आप ऐसे उसको बहुत फिल्मी लैंग्वेज के अंदर मत समझिए। एलियन मतलब हमारी जैसे कोई एडवांस सिविलाइजेशन, है ना? हम भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मंगल के ऊपर बस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना? ये जो अपने एलन मस्क है, ये तो मंगल के ऊपर बस्ती बसा रहे हैं, लोगों को बसाएंगे, तो प्लान है पूरा का पूरा। घर भी खरीद रहे वाले खरीद रहे हैं ना, बंदा पावर में है, टेक्नोलॉजी है उसके पास में, हमसे तो एडवांस है, हमारी कंट्री से एडवांस है, सीधी सी बात। और अब जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेगी, वैसे वैसे और चीजें होंगी, और पॉसिबल होगा, क्यों नहीं हो पाएगा? इससे पहले तो हम कुछ कर ही नहीं पाते थे, चांद के ऊपर भी कुछ 50-60 साल पहले गए हैं हम। हुँ, अब मंगल के ऊपर बस्ती बसाने का सोच रहे हैं, तो सोचिए अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही कहीं पे वर्क कर रही है, और वो हमसे एडवांस हो, तो वो क्यों नहीं यहाँ पे लाइफ को इवॉल्व कर सकती है? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लाइफ को इवॉल्व होने के लिए सारी फैसिलिटी है। हुँ, वो अर्थ है, वाटर है, एयर है, सारे सारे एलिमेंट्स है ना? तो क्यों नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है ना ये। तो बहुत बहुत आसान है, और हुँ, इतना बड़ा कॉस्मोस है ना? हमारी एक गैलेक्सी के अंदर, एक गैलेक्सी में सन जैसे 13 खरब तारे हैं, और 13 खरब से ज्यादा गैलेक्सीज हैं।
इतनी बड़ी कॉस्मोस, इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर आप ये सोचे कि आप अकेले ही हैं, तो ये तो आपकी मतलब बहुत बड़ी मूर्खता है, मंदबुद्धि हो आप। 0.0000 डेसिमल में कहीं पे भी जाकर के 1% हिस्सा आता है कि पूरी दुनिया में हम अकेले होंगे, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। पर्टिकुलर एक सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट पे भी अगर लाइफ है, तो आप उसका कैलकुलेशन नहीं लगा सकते कितनी लाइफ। तो हाँ, ऐसा सोचना कि नहीं ऐसा नहीं, हम ही है, इंसान है। और आप देखो ना पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, हर एक स्पीसीज का प्रोडक्शन का एक टाइम होता है। गाय होगी वो मंथ साल के अंदर एक टाइम आता है, उसके अंदर वो बच्चे होते हैं, हर एक जानवर का होता है। ठीक है, इंसान का कोई टाइम नहीं है। सुबह शाम दिन रात लगा हुआ। 8.2 शायद बिलियन के अराउंड पॉपुलेशन होने वाली है वर्ल्ड की, 2025 में एक्सपेक्टेड है। अब सोचिए क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। वैसे भी आपको लॉजिक लग ही रहा है, इंडिया के पास में पूरे सरफेस का 2.7 जो है वो लैंड हमारे पास में, और पॉपुलेशन हम 20% से ज्यादा अफोर्ड करके बैठे। हम्म, कुछ तो होगा ही ना। हाँ ही रहे, हाँ, क्या ही करे। और कोई भी ऐसा तरीका आप बताओ जिससे पॉपुलेशन घटेगी आगे, कि हमने ये प्लान किया जिससे पॉपुलेशन घट रही। बच्चे एक ही अच्छे। तो दो के एक तो हो ही रहा है। बच्चे एक ही अच्छे, ठीक है स्लोगन दे लो, लेकिन सबको तो नहीं समझा सकते। हाँ, ये तो एक वो ना मतलब नैसर्गिक आदमी का अधिकार होता है, हम्म, नेचुरल, ये तो राइट है। ये तो नहीं बोल सकते। किसी को कितना बच्चा पैदा करना है आप कानून थोड़ी डिसाइड करेगा। सही बात। फिर भी नियम लगा रखे हैं गवर्नमेंट में, अगर जॉब करते हो तो 2 बच्चे होने चाहिए ये। तो ये पॉपुलेशन घटने का तो कोई चांस है, बढ़ने का ही। हम्म, तो फिर ये जो हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपने आप को समझते हैं ना कि हमने पूरे ब्रह्मांड के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और ये ग्रह पे ऐसे गए हम वैसे गए, हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हम। हम्म, बस वो हवाबाजी है। मैं अपने अंदर, मेरे दुख, मेरे हाँ, परिवार, मेरे रिलेशन, उसी में घुसे रहते हैं। हाँ, जब आप डीप थिंकिंग सोचेंगे अपने बारे में, तो हम्म, कुछ भी नहीं। सही बात है सर। हाँ, तो आज इतनी सारी बातें करी और सर के जो प्रिडिक्शंस थे जो सर ने पहले दिए थे वो काफी सही सटीक बैठे। इसलिए हमने सोचा कि एक और पॉडकास्ट जो है सर के साथ लेकर आते हैं द ईयर शो में। और जब इस तरीके के एक बिल्कुल अलग कंटेंट पे बात होती है तो काफी एक नया डायमेंशन, एक नया मैं कहूँगी कि एक एस्पेक्ट सोचने को मिलता है हमको। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सर आपके साथ बात करना और बिल्कुल वापस से हम ज़रूर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। और थैंक यू सो मच रतन सर आने के लिए। बहुत बहुत है। तो आप देखते रहिए द अय्यर शो, कुछ ऐसा ही खास आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली तक भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी एक नया दृष्टिकोण, एक नया डायमेंशन सोचने के लिए मिले। थैंक यू सो मच।